हेलो दोस्तों, न्यू एपिसोड आ गया है। कमेंट में बताओ ये सीजन कैसा लग रहा है तुम्हें। अब शुरू करते हैं एपिसोड। चैप्टर 1195 ग्रेड जीरो। जिस चीज को छुपा रखा था उस जगह पे, सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने अपनी आंखें थोड़ी सी स्क्विंस की जब उसने लेमानोस ट्रैवल्स को पहचाना। इससे उसका सेंट टेनेब्रिस किस्मा के दिए गए इंटेल पर से कोई डाउट ही नहीं रहा। उसने ये नोटबुक पहचाना और जानता था कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अब्राहम फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट मानती थी। ये उनकी हाई सीक्वेंस से नीचे की सबसे ताकतवर आइटम्स में से एक थी और इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं था। जब मैं मिड सीक्वेंस बियॉन्डर था तब मैं भी इस नोटबुक के लिए इतना ही तड़पा था। आखिर में अब्राहम फैमिली ने मुझसे दूरी बना ली और मेरी जरूरत को सीरियसली ही नहीं लिया। अब उन्हें सबक मिला है क्या? ये औरत अब्राहम फैमिली की डिसेंडेंट नहीं लगती, नहीं तो वो एक पुराने रेत की कर्स्ड आइटम को ढूंढती नहीं फिरती। बोटिस ने अंदर ही अंदर सोचा और उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया, जिसमें एक जालिम जुनून झलकने लगा। आसपास कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उसने अपने काले रोब की पॉकेट में धीरे से हाथ डाला। लगता था पॉकेट के अंदर कोई अलग ही दुनिया थी, क्योंकि सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने उसमें से एक 3 लेयर वाला ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाला। ये ज्वेलरी बॉक्स छोटा नहीं था, एक हाथ में पकड़ना मुश्किल था। इसका रंग ज्यादातर सिल्वर ब्लैक था और इसकी सरफेस एक्सक्विजिट डिजाइन से भरी थी। इसमें रूबीज, एमरल्ड्स, सफायर्स और डायमंड्स जड़े थे, जिससे ये बिल्कुल अमीराना लग रहा था। जब उसने ये ज्वेलरी बॉक्स अपने हाथ में पकड़ा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट और डर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अबिस देखना पड़ रहा हो या किसी ईविल गॉड की बेकार की बातें सुननी पड़ रही हों। गैदरिंग ऐसे ही चल रही थी। फॉर्ज ने लेमानोस ट्रैवल्स को अपने पास रख लिया और पार्टिसिपेंट्स की बातें गौर से सुनने लगी, जैसे वो कोई जवाब ढूंढ रही हो। इस दौरान वो कभी कभी सवाल भी पूछती, गोल्ड पाउंड्स और स्पिरिचुअल मटेरियल्स के बदले, लेकिन उसे कोई काम का जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे बियॉन्डा गैदरिंग खत्म होने लगी। होस्ट ने अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग एग्जिट से जाने का इंतजाम किया। जल्द ही कमरे में सिर्फ फॉर्ज और कुछ चंद ही बियॉन्डर्स बच गए थे। होस्ट का सिग्नल मिलते ही फॉर्ज उठी और अपने आप को स्ट्रेच करने के जज्बे को रोकते हुए साइड डोर की तरफ चल पड़ी। इसी वक्त उसने महसूस किया कि उसका बदन बिल्कुल स्टिफ हो गया है। उसका सर मुश्किल से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टॉय की टॉर्जन स्प्रिंग टाइट कर दी गई हो। आंख के कोने से उसने देखा कि ग्रे वाइट दीवारें एक पल में ही सिल्वर ब्लैक हो गई थी। उन पर ग्रैन्यूल्स थे, जैसे वो मेटल से बनी हो। बाकी के पार्टिसिपेंट्स और होस्ट की स्किन का वो नेचुरल ग्लो गायब हो गया था। उनकी आंखें डल थीं, मूवमेंट्स मैकेनिकल, जैसे वो बड़े साइज के डॉल्स हो गए हों। छुपाई हुई जगह में बोटिस ने किसी वक्त पे ज्वेलरी बॉक्स खोल दिया था। इसकी टॉप लेयर के अंदर का सीन पूरी तरह से उस कमरे का था जहां सब हुआ था। कमरे में चेयर्स और लॉन्ग टेबल्स इधर उधर पड़ी थीं। कुछ हाथ के साइज के पपेट्स बैठे या खड़े थे, जैसे वो रियलिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हों। इन लोगों में जो खड़ी हुई थी उसने हुडेड रोब पहनी हुई थी। उसकी चिन की शेप खूबसूरत थी और होठ मोटे लाल थे। ये कोई और नहीं बल्कि फॉर्ज ही थी। वो और बाकी के बियॉन्डर्स गैदरिंग के होस्ट के साथ चुपचाप टॉयज बन चुके थे। उन्हें ज्वेलरी बॉक्स की टॉप लेयर में डाल दिया गया था। बाहरी दुनिया में वो कमरा जो जुड़ता था अब सिर्फ ग्रे वाइट दीवारों से बचा था और कुछ नहीं। बोटिस के होठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। अपने दाहिने हाथ से उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का ढक्कन बंद कर दिया। सिर्फ एक सांस में उसने अपने टारगेट को मैजिकली कंट्रोल कर लिया था। यह सिल्वर ब्लैक 3 लेयर वाला ज्वेलरी बॉक्स वही ग्रेड जीरो सील्ड आइटम था जिसे उसने अब्राहम फैमिली से छीना था। चूंकि ये कभी भी किसी ऑफिशियल चर्च के हाथ में नहीं लगा था और ना ही इसकी गहराई से जानकारी थी, इसीलिए इसका कोई नंबर भी नहीं था। बोटिस के जानने के हिसाब से ये ज्वेलरी बॉक्स 4th ईपॉक के अब्राहम फैमिली के एक एंजल से आया था। वो कॉस्मॉस में घूमना और यूनिवर्स के अलग अलग जगहों पे जाना पसंद करता था। लेकिन एक बार जब वो अपने फैमिली में आराम करने आया तो अपने पैलेस में चुपचाप मर गया। उसके चेहरे पर डर था और एक्सप्रेशन इतना ट्विस्टेड था जैसे उसने कोई अत्यंत भयंकर चीज देख ली हो। एक असली मिथिकल क्रीचर जो 2nd ईपॉक में एक सब्सिडरी गॉड माना जा सकता था, वो बिना कोई हंगामा किए चुपचाप मर गया। ये मौत बिल्कुल स्ट्रेंज थी। उसके छोड़े हुए बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ने उसके कॉप्स के साथ मिलकर एक ज्वेलरी बॉक्स बना दिया जो दूसरे तरह के सील्ड आइटम से बिल्कुल अलग था। और उस वक्त मिस्टर डोर अब्राहम बेथल ने ना सिर्फ इसे तोड़ने और पूरे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में वापस लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इसका एक बड़ा ही अजीब नाम भी रख दिया, द बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस।
बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल टारगेट की जगह को टॉयज में बदल सकती है और अपने अंदर के सीन से स्वैप कर सकती है। बोटिस ने इसी ट्रेड का इस्तेमाल करके अपना मकसद आसानी से हासिल कर लिया। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की दूसरी लेवल अलग अलग जगहों का रिकॉर्ड रखती है। एक बार इसे रिलीज किया गया तो होल्डर और इसकी रेंज में आने वाले जिंदा प्राणी सीधे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर वो फोर्थ हिपॉक के आंगले की तरह कॉस्मोस में भटकते हैं, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तीसरी लेवल में क्या है ये बोटिस जानता तो था, लेकिन सोचने से भी डरता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आमतौर पर इस ग्रेट जीरो सील्ड आइटम को हाथ लगाने से डरता था। स्मैक। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का ढक्कन बंद करने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ से वो आईना पकड़ा जो हवा में लटके हुए ट्रांसपेरेंट वर्टेक्स में जड़ा हुआ था। जब एक एरिया कंसील हो जाता है तो उस सीक्रेट सॉर्सरर को उस एरिया से बाहर आने के लिए उसी से रिलेटेड किसी डोर का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर सीधे कंसीलमेंट को हटाना पड़ता है। बोटिस ने दूसरा तरीका चुना क्योंकि वो सबसे आसान और तेज था। शैडोज हिले और जो एरिया गायब था वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। कमरा आखिरकार पूरा हो गया। बोटिस ने ज्यादा देर नहीं रुका। अपने आसपास देखे बिना उसने अपने बदन को तेजी से फेड कर दिया। उसने जेम्स से भरे हुए सिल्वर ब्लैक बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को पकड़ा, जबकि रंग गहरे होकर एक दूसरे में घुलने लगे। वो ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरा जो अजीब क्रीचर्स से भरा था। अपने निर्धारित जगह की तरफ कुछ ही सेकंड्स में उसने वॉइड से बाहर कदम रखा। उस बड़े कैज़म को पार करके गॉड्स की लड़ाई के रूइंस में घुसने की कोशिश की। इस पल बोटिस हवा में रुक गया। उसकी आंखें स्क्विंट हुईं और आंखें एक पल में ही काली हो गई थीं, जिनमें अनेक चमकदार बिंदियां झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कॉस्मोस ही उसकी आंखों में उतर आया हो। तारों से बने कंकड़ तेजी से घूमे, जिससे समुद्र के नीचे की क्रैक्स तेजी से इनकॉर्पोरेल होने लगी और सामने की हर चीज एक ढलते ऑरेंज फ्लेम में सिमटने लगी। ये फ्लेम एक मैचस्टिक की नोक से निकल रही थी और बुझ गई। जब से बोटिस ने कंसील्ड स्पेस हटाया था, उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब एक इल्यूजन था। वो वहीं का वहीं खड़ा था और इस इल्यूजन का सोर्स वो जलती हुई मैचस्टिक थी। मैचस्टिक एक गोरे हाथ में थी और हाथ की मालकिन एक औरत थी जिसने पर्पल पैटर्न ब्लैक रोब और हुड पहना हुआ था। वो एक बड़े पंपकिन से बनी हुई कैरेज पे बैठी थी जो दीवार में आधी बाही घुसी हुई थी। कैरेज को एक झुंड ग्रे चूहे खींच रहे थे। ये कैटलिया के अलावा कोई नहीं, लेकिन उसका अपीयरेंस, इमेज और बियरिंग बदल गया था। ये उसने सिंड्रेला के मैजिक से हासिल की हुई ताकत थी। मिस्ट्री प्राया पाथवे की सीक्वेंस 4 मिस्टिसोलॉजिस्ट की कोर बियॉन्ड द ताकत को मिस्टिकल रीइनैक्टमेंट कहते थे, जो ये कहने को फुल्ली एक्सप्रेस करती है कि नॉलेज इज पावर। आसान भाषा में एक मिस्टिसोलॉजिस्ट अलग अलग मिस्टिसिज्म नॉलेज से ताकत ड्रॉ कर सकता है जो उसे आती है और हर तरह के मैजिक या विचक्राफ्ट क्रिएट कर सकता है। और उसी से रिलेटेड मिस्टिसिज्म नॉलेज जितना कम लोगों को पता हो और जितना कम फैला हो, उतना ही उसका स्पेल ताकतवर होगा। इसका उल्टा भी सही है। एक बार कोई नॉलेज और लेजेंड ज्यादा लोगों को पता चल जाएं और मिस्टीरियस ना रहें तो उससे ड्रॉ करके बनाए गए मैजिक या विचक्राफ्ट बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। कैटलिया को नहीं पता कि क्वीन ने एम्परर रॉसेल की सुनी प्राइवेट फेरी टेल से ऐसे मैजिक कैसे बनाए जो मैजिकल कलर्स से भरे थे, लेकिन इससे उसे सीखने और इस्तेमाल करने में कोई रोक नहीं आई। आखिर वो ये कहानियां क्वीन मिस्टिक से सुन चुकी थी। जिस मैजिक से उसने अपना रूप बदला और डिस्गाइज किया था उसे सिंड्रेला कहते थे। जिस मैजिक ने सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस को एक इल्यूजन में डाल दिया था उसे द लिटिल मैचस्टिक कहते थे। इससे उसने दूसरी पार्टी को टेलीपोर्ट करने से रोका और आने वाली लड़ाई के लिए एक मौका बनाया। जैसे ही बोटिस हेल्यूसिएशन से बाहर आया, पंपकिन कैरेज पे बैठी हुई सिंड्रेला ने अपना पांव जमीन पे रखा और अपनी बाहें फैलाएं, जिससे उसके पीछे एक बड़ा क्रॉस आ गया और कैटलिया ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इल्यूजरी चीज उठा रही हो। खाली कमरे में कैंडल लाइट्स जलने लगी, एक के बाद एक लॉन्ग टेबल को रोशन कर दिया जो फ्लैश एंड ब्लड से ढकी हुई थी। लॉन्ग टेबल के गिर्द 3 बिल्कुल ब्लरी फिगर्स थे जिन्होंने फ्लैश के लोथड़े पकड़े हुए थे और कांस्टेंट खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्हें कुछ महसूस हुआ, तीनों फिगर्स ने एक साथ अपना सर घुमाया और बोटिस की तरफ देखा। इस सेंट ऑफ सीक्रेट्स का दिल धड़कने लगा। उसे अपनी सोल की गहराई से एक ठंडक सी महसूस हुई। फिर उसने इल्यूजरी खाने, चबाने और हजम करने की आवाजें सुनी। वो बिल्कुल बिना दर्शिए मैलिस और भूख को महसूस कर सकता था। बोटिस की पलक झपकी। उसने जल्दी से अपना सर नीचे किया और अपने हाथ में बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तरफ देखा। सिल्वर ब्लैक बॉक्स खुद ब खुद खुल गई थी बिना उसके जाने के। कैटलिया ने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया था उसे फीस्ट ऑफ बिट्रेयल कहते थे। ये उस मिस्टिसिज्म नॉलेज से आई थी जो उसे टैरो क्लब से एंशिएंट सन गॉड की मौत के बारे में पता चली थी।
इसका मकसद टेम्पररी टारगेट में इंटेलिजेंस जगाना या डालना था ताकि वो एक बिट्रेयल कर सके। बिना कोई शक के ओनर के लिए भारी नफरत वाले सील्ड आइटम के साथ ऐसा होने का असर जबरदस्त होता। लेकिन अगर हर गैदरिंग की मॉनिटरिंग के दौरान उसे मिस्टर फूल की प्रोटेक्शन ना मिलती तो कैटलिया इस मैजिक को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। एक बार फीस्ट ऑफ बिट्रेयल के 3 मुख्य लीड्स ने इसे महसूस कर लिया तो वो जरूर ऑब्सक्योर रीजन से मर जाती। वो अपने आप को बचा नहीं पाती और एक अनोखी और भयंकर मौत मरती। इसीलिए मिस्टिसोलॉजिस्ट डेफिनेटली हाई रिस्क वाले लोग होते हैं। उनकी ताकत अबिस के किनारे चलने से आती है, ऐसी चीजों से जिनको उन्होंने देखा नहीं या सुना नहीं चाहिए था। तुलना में क्वीन मिस्टिक जो अपने पिता की प्राइवेट फेरी टेल्स से मैजिक बना सकती थी, वो अपने ही टीयर के दूसरे मिस्टिसोलॉजिस्ट से ज्यादा सेफ थी। जब बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल खुली तो लॉन्ग टेबल, चेयर्स, फॉर्स और बाकी सब डॉल्स जैसे थे। या तो बिल्कुल स्टिल थे या फिर सिंपल मूवमेंट्स रिपीट कर रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई टॉर्जन स्प्रिंग हो। ये सीन देखकर बोटिस के बाल खड़े हो गए। किसी बैफलिंग वजह से उसे लगा कि वो अभी उन्हीं में शामिल होने वाला है। उसने अपने हाथ में मौजूद ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट पर रिएक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि हुड वाली पर्पल रोब पहने औरत ने अपना दायां हाथ वापस खींचा और मुंह के पास ले जाकर थोड़ा सा मूठा बनाया। उसके हाथ में एक डार्क कलर आया। वो एक पुराना ब्यूगल था जो बहुत हैवी और ताकतवर लग रहा था। द हॉर्न ऑफ मैजिक, द हॉर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन। बोटिस की प्यूपिल्स फैल गईं। उसके पास अब बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वन से डील करने का टाइम नहीं बचा था। उसने अपने दाएं हाथ से आगे पकड़ा, जैसे उसने एक इनविजिबल स्क्रीन उठा ली हो जो वॉइड को शील्ड कर रही हो। जगह जहां वो था फिर से डिस्टॉर्ट हो गई। वो गायब और कंसील हो गया। वू! कैटलिया के हाथ में मौजूद हॉर्न ने एक सॉफ्ट हम निकाला। ये रूम में गूंज रहा था, लेकिन इसकी सीमा से बाहर नहीं जा रहा था। साउंड वेव्स के ओवरलैप होते ही शैडोज टूट गए और जमीन फट गई। सेंट ऑफ सीक्रेट्स द्वारा कंसील की गई जगह ऐसी थी जैसे मोटी ग्लास की शीट पर स्लेज हैमर से वार हुआ हो। अनेक क्रैक्स आईं और एक दूसरे में घुस गईं। एक और जगह शैडोज से एक लंबा कधा नाइट प्रकट हुआ जिसने प्योर ब्लैक आर्मर पहना हुआ था। उसने एक लंबी ब्रॉड सोर्ड पकड़ी हुई थी और उसकी आई सॉकेट्स में 2 डार्क रेड बीम्स झलक रही थी। सेंट टेनेब्रस किस्मा। वू! एक बार फिर कैटलिया ने हॉर्न बजाया। रूम की हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे ट्रांसलूसेंट एम्बर में फ्रीज हो गई हो। चुपचापे एम्बर टूट गई और वो ब्लैक आर्मर्ड नाइट भी आईना जैसे जमीन पे गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। डिस्टॉर्टेड जगह फिर से रियल वर्ल्ड में आ गई। लेकिन बोटिस ने भी 2 हॉर्न ब्लोज के बीच का गैप पकड़ लिया और अपने आसपास अनेक इल्यूजरी डोर्स बना लिए। कुछ डबल डोर्स थे जो बाहर की तरफ खुलते थे, कुछ डीप और रिसेस थे, कुछ मिस्टीरियस पैटर्न से ढके थे और कुछ बीट से खोखले थे जिनके पीछे बाउंडलेस अंधेरा दिखाई दे रहा था। इल्यूजरी डोर्स की भीड़ थी, गहरी और आपस में ओवरलैप हुई, लगभग सेंट ऑफ सीक्रेट्स को घेर लिया। ज्यादा सोचने का टाइम न मिलते ही बोटिस ने एक ग्रेश ब्लू डोर खोली जिस पर 7 ब्रास लॉक्स थे और उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, जो कि अभी दूसरी लेवल खोलने ही वाला था, उसके अंदर फेंक दिया। ये एक सीक्रेट सॉर्सरर की एग्जाइल थी। ये एक टारगेट को, जिस पर उसने इनिशियल कंट्रोल हासिल कर लिया हो, एक करस्पॉन्डिंग केओटिक स्पेस में फेंक सकता था। और अलग अलग इल्यूजरी डोर्स अलग अलग सीन्स को रिप्रेजेंट करते थे, जहां डेंजर और अपॉर्चुनिटी साथ मौजूद थी। ऐसी एग्जाइल परमानेंट नहीं होती। बोटिस के सीक्वेंस लेवल पर वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को रियलिटी से सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए अलग कर सकता था। एक बार वो टाइम खत्म, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट फिर से पहले वाले इल्यूजरी डोर से होकर उसके पास वापस आ जाता। लेकिन तब तक दुश्मन के बियॉन्डर पावर से होने वाला बिट्रेयल जरूर खत्म हो चुका होता। अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड होने के नाते उसने अनेक जगहों की यात्रा की थी, अनेक चीजें देखी थीं और अनेक तरह की पावर्स रिकॉर्ड की थीं। इसलिए बोटिस ने उस पल में सबसे सही डिसीजन लिया। इसी वक्त जो टुकड़ों में बटा ब्लैक नाइट था वो जल्दी से हिलने लगा और फिर से बन गया। एक पतला कारपेट बन गया जो फ्लैश एंड ब्लड से बना हुआ था। वो रूम के हर कोने को ढकने लगा। एक ऐसे कल्ट के तौर पर जो सिर्फ रियलिटी की शैडोज में ही सर्वाइव कर सकता है। ऑरोरा ऑर्डर में अनेक पागल हो सकते हैं, लेकिन वो अपने काम को छुपाने के आदी हो चुके हैं ताकि मकसद पूरी करने से पहले ही ऑफिशियल बियॉन्डर्स की नजर ना आ जाए। बिल्कुल, एक बार काम आखिरी स्टेजेस में पहुंच जाए तो वो जरूर खुलेआम अपना एग्जिस्टेंस प्रकट करेंगे। इसके अलावा सेंट टेनेब्रस किस्मा ने ऐसा इस उम्मीद से किया था कि बाहर छुपकर बैठा कोई दुश्मन भी किसी हद तक रोका जा सके। इससे बैटलफील्ड अलग हो सकता था।
जब फ्लोर, दीवारों और छत से फ्लैश की एक लेयर निकल आई, एक कॉर्नर से एक ट्विस्टेड ब्लैक शैडो प्रकट हुआ। ये उन सोल्स में से एक था जिसे सेंट टेनेब्रस किस्मा ने ग्रेज किया था। ये फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का एक ताकतवर वैम्पायर था, मून पाथवे का सीक्वेंस 4 शेमन किंग। अगर शेफर्ड का ग्रेज्ड किया हुआ टारगेट डेमीगॉड है तो वो उसे डायरेक्टली रिलीज कर सकता है क्योंकि उसकी कॉर्पोरियल स्पिरिट बॉडी मौजूद होती है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही रिलीज हो सकता है, तब तक कि करस्पॉन्डिंग शेफर्ड सीक्वेंस 3 ट्रिनिटी टेम्पलार न बन चुका हो। फीमेल डेमीगॉड के हाथ में हॉर्न के डिसिपेट होने के मौके का फायदा उठाते हुए ट्विस्टेड शेमन किंग ने हाथ बढ़ाया और अपनी एक आंख निकाल ली, एक ब्राइट रेड इल्यूजरी आंख। आंख ने एक ब्राइट क्रिम्सन ग्लो के साथ चमका और पल भर में पूरे रूम को रोशन कर दिया, जैसे क्रिम्सन मून ही उतर आया हो। इसकी प्यूपिल ने उस औरत को रिफ्लेक्ट किया जिसने पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब और डार्क कलर्ड हुड पहना हुआ था। इसके तुरंत बाद शेमन किंग ने उस हाथ को पकड़ा जिसमें उसकी आंख थी और क्रिम्सन मूनलाइट को अंधेरे में बिल्कुल निगलने दिया। कैटलिया के आसपास एक गहरा अंधेरा आ गया जिसने सॉलिडिफाइड अंधेरे ने उसे वहीं बंद कर रखा। सीन फ्रीज हो गया। ये सीन देखकर बोटिस ने आगे कदम बढ़ाया और पल भर में अपने दुश्मन के पीछे फेज हो गया। एक ब्लिंक के बाद दूसरा करते हुए कुल 8 ब्लैक रोब्स पहने फिगर्स कैटलिया के गिर्द आ गए। ये उसने बनाए हुए अवतार नहीं थे, बल्कि उसके तेज ब्लिंक की वजह से बचे हुए आफ्टर इमेजेस थे। कुछ ने लाइटनिंग स्टॉर्म छोड़ा तो कुछ ने एक ब्लाइंडिंग व्हाइट स्पीयर कंडेंस किया। कुछ ब्लैक आर्मर से ढके थे, जबकि उन्होंने एक भारी ब्रॉड स्वॉर्ड से वार किया जो हर चीज को काट सकती थी। अलग अलग पावर्स वाले फिगर्स ने या तो हमला किया या फिर कंट्रोल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका टारगेट एक ही था, कैटलिया। इनके एक्शंस के बीच में लगभग कोई पॉज नहीं था। जब बोटिस का फिगर दूसरे कॉर्नर में ब्लिंक हुआ, वो जल्दी से ट्रांसपेरेंट हो गया और गायब होने की कगार पे पहुंच गया। उसने दुश्मन को मारने का इरादा नहीं किया था क्योंकि ये बैकलैंड था और इनकी लड़ाई से जो हंगामा हुआ था उसे अब और सप्रेस नहीं किया जा सकता था। पहले एक सीरीज काउंटर अटैक्स करने का कारण यह था कि वो दुश्मन को सप्रेस करना चाहता था ताकि वो और सेंट टेनेब्रस किस्मा के भाग निकलने में दखल न दे सकें। ये एक बिल्कुल रीजनेबल स्ट्रैटेजी थी। लेकिन कुछ सेकंड्स पहले पुराने अपार्टमेंट की एक अपर फ्लोर के कमरे में जायो ने मिस जस्टिस के माइंड वॉइस के जरिए वेन्यू की सारी तब्दीलियों के बारे में जान लिया था। ये सोचकर वो चिंतित और बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन बिल्कुल घबराई नहीं। उसने प्लान के मुताबिक विंडो से कूदी, हवा में सॉमरसॉल्ट किया और टारगेटेड एरिया की तरफ उंगली करते हुए कहा, यहां टेलीपोर्टेशन मना है। ऐसा करने के बाद उसने तुरंत अपार्टमेंट से दूरी बना ली ताकि फ्रेंडली डेमीगॉड्स का ध्यान न भटके। इस इंटरफियरेंस से सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस स्पिरिट वर्ल्ड में दाखिल होने में नाकाम रहा। उसके सामने एक जंग लगा अबनॉर्मली भारी दरवाजा प्रकट हुआ जिसने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। बोटिस के लिए इस लेवल का इल्यूजरी दरवाजा उसे जाने से रोक नहीं सकता था। वो थोड़े एडजस्टमेंट्स करके दरवाजा खोल सकता था, लेकिन इस पल पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब पहने फीमेल डेमीगॉड के पास कुछ अनॉमलस हो गया। कैटलिया की आंखों में सिल्वर लाइट आई। वो आपस में जुड़ गईं जैसे कोई मिस्टीरियस जायंट सांप हो। ये ब्रीफ लक था जो उसने स्नेक ऑफ फेट के खून का एनालिसिस करते वक्त हासिल की गई जानकारी से बनाया था। चाहे वो भयानक लाइटनिंग हो, बर्निंग व्हाइट स्पीयर हो या ब्लैक नाइट का स्लैश हो, किसी ने भी टारगेट को छुआ नहीं। कैटलिया ऐसे खड़ी थी जैसे स्टॉर्म की आंख में हो। चाहे आसपास कितना ही खतरा क्यों ना हो, वो अनअफेक्टेड थी। वो अटैक्स और कंट्रोल की कोशिशें या तो उसके करीब से गुजर गईं या फिर फ्रेंडली फोर्सेस से कैंसिल हो गईं। वो डिजायर्ड इफेक्ट हासिल नहीं कर पाईं और उन्होंने डार्क शैकल्स को कमजोर करने में भी मदद की। पल भर में कैटलिया ने अपनी पीठ थोड़ी सी झुकाई और उसमें से सफेद और इल्यूजरी फेदर्स निकल आए। ये किसी एंजल के नहीं बल्कि एक स्वॉन के थे। द अगली डकलिंग स्वॉन बन गई। और स्वॉन क्या है, ये एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड के लिए ऑब्वियस आंसर था। ये एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीटर फॉर्म था और अगली डकलिंग भी स्वॉन बन सकता है। ये एक ताकतवर मैजिक था जो एक मिस्टिसाइजिस्ट को दिन में एक बार अपना इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील करने की अनुमति देता था, जिसका वक्त 10 सेकंड का था। कैटलिया के बदन की सरफेस तुरंत फटी और फ्लैश एंड ब्लड अंदर इकट्ठा होकर साफ ब्लैक एंड व्हाइट वाली आंखें बन गईं। अनेक आंखों ने ठंडी निगाह से आसपास देखा, जैसे वो मल्टीफेरियस नॉलेज का प्रकट रूप हों। इसके चलते जो फिगर इन्हें सहन कर रहा था वो एक और भी एब्स्ट्रैक्ट ब्लैक ब्लॉब बन गया जो एक हायर स्पेशल डायमेंशन में था। गहरी से भरी हुई आंखें देखकर सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस और सेंट टेनेब्रस किस्मा को चक्कर आने लगे। उनके दिमाग में एक नॉलेज स्टॉर्म बन गया। पूरे रूम को ढके हुए फ्लैश एंड ब्लड की लेयर थोड़ी सी कांपने लगी, कुछ टपकने लगे तो कुछ इंटरमिटेंटली हिलने लगे।
इस पल एक अनकहा आरा ने फ्लैश एंड ब्लड से बने बैरियर को भेदा और डेलिपिडेटेड अपार्टमेंट की पहली मंजिल में घुसकर अपार्टमेंट के हर कोने को घेर लिया। इसी वक्त सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस और सेंट टेनेब्रस किस्मा शॉक से थरथराने लगे। उनका बदन, सोल और दिमाग अनकंट्रोलेबल स्टेट में था। ये ड्रैगन माइट था जो एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजर रहा था, माइंड डेप्रिवेशन। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रैक्स और आंखों से ढके हुए ब्लैक ब्लॉब ने अपने सामने एक स्पीयर कंडेंस किया। स्पीयर एंशिएंट स्टाइल की लग रही थी। टिप से लेकर हैंडल तक ब्लड स्प्लॉचेस से रंगीन थी। ये एक ताकतवर डिस्ट्रक्टिव ऑरा और एक ब्लडी फीलिंग देती थी, जैसे इसने किसी ताकतवर एग्जिस्टेंस को चोट पहुंचाई हो। वूश के साथ ये भयानक स्पीयर छूटी सीधे उस बोटिस की तरफ बढ़ी जो वहीं जमीन से जकड़ा हुआ था। पूरे रूम में सारी आवाजें और डिटेल्स गायब हो गईं। रूम में भरी हुई ड्रैगन माइट भी अचानक गायब हो गई। सिर्फ वो ब्लडी स्पीयर टिप और बोटिस का बदन बचा और दोनों के बीच की दूरी घटती जा रही थी। स्पीयर ऑफ लॉन्जिनस। चैप्टर 1197 माइंड स्टॉर्म, दिमाग का तूफान। वो खून से भरे हुए स्पीयर जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी अनजान पुराने जमाने से आई हो, ने पूरे कमरे की मौजूदगी को खींचा और सीधे सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस के जिस्म में घुस गई। भूरे बालों और मजबूत जिस्म वाले बोटिस का चेहरा धुंधला हो गया, एक जोड़ी काले डबल दरवाजों में बदल गया। इसी पल वो दरवाजे के पीछे प्रकट हुआ, अपने आप को उस डरावनी स्पीयर से अलग दुनिया में रखकर उसे दूर से देखने लगा। अगले ही पल लाल खून से भरे हुए स्पीयर ने काले दरवाजे को चीर दिया और उस जगह में घुस गई जहां बोटिस था। बोटिस का चेहरा पीछे हटता रहा, लगातार एक से बढ़कर एक इल्यूजरी दरवाजों में बदलता रहा। कुछ दो टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की मूर्तियों से बने थे, जबकि दूसरों में दरवाजे के गैप्स में एक मुट्ठी जितना छेद था। कुछ चांदी के कीलों से जड़े थे तो कुछ रहस्यमयी पैटर्न से ढके थे। एक के बाद एक वो गहरी तहनें बनती हुई अनंत तक जाती हुई थीं। बिना आवाज के स्पीयर ऑफ लॉन्जिनस ने इल्यूजरी दरवाजों को चीर दिया, बिल्कुल न रुकी। उसने सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस को भाग निकलने का कोई मौका नहीं दिया। एक सेकंड से भी कम वक्त में तबाह कर देने वाले एहसास देने वाली खून से भरे हुए स्पीयर ने अनगिनत इल्यूजरी दरवाजों को चूर चूर कर दिया। अपनी शान कम होने के बाद आखिरकार उसे अपने निशाने की छाती में घोंप दी। बोटिस के जिस्म पर पल भर में अनगिनत क्रैक्स आ गए, जैसे वो कोई सिरामिक चीज हो जो जमीन पर गिर गई हो। क्रैक की आवाज के साथ द सेंट ऑफ सीक्रेट्स बिल्कुल काला होकर टुकड़ों में टूट गया, जमीन पर बिखर गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उसका असली जिस्म था, बल्कि उसका साया था। ये वो शैडो सब्स्टिट्यूट स्पेल था जिसे उसने ट्रू क्रिएटर के सीक्वेंस 3 सेंट से रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल, अगर दरवाजों की तहनें स्पीयर ऑफ लॉन्जिनस को कमजोर ना करती तो उसे यकीन था कि उसका साया भी उसके जिस्म के साथ मिलकर चूर चूर हो जाता। इस वार से बाल बाल बचने के बाद बोटिस ने कैटलिया के अधूरे मिथिकल क्रीचर रूप से आई चक्कर और शौक सहकर अपनी आंखों में एक बड़ा बिना फूल वाला चांदी का सांप प्रकट किया। ये सांप इतना बड़ा था कि बोटिस की आंखों को भर देता था। इसकी सतह घने पैटर्न्स और लेबल से भरी थी जो एक के बाद एक मिस्टिकल पहिए से बने थे। उसका सर उसकी पूंछ से जुड़ा हुआ था और अनेक इल्यूजरी नदियों के साथ घुलकर एक धुंधला, हवासीली और धीरे से घूमता हुआ गियर बन गया। गोल गियर के गिर्द हर तरह के सिंबल्स थे जो अलग अलग मुस्तकबिल को बताते थे। अचानक जमीन पर जो काले टुकड़े अभी तक गायब नहीं हुए थे, वो एक के बाद एक उठे और वहीं फिर से जुड़े, बोटिस को फिर से बनाते हुए। गहरे लाल खून से भरे जमीन ने अनेक इल्यूजरी दरवाजों से पीछे हटना शुरू किया, जब तक वो टेढ़े मेढ़े काले धब्बे तक न पहुंच गया। ताकतवर डरावना माहौल समुद्र की लहर की तरह हट गया और कमरे से निकल गया। क्रैक्स और आंखों से ढका हुआ वो काला धब्बा हिल डुलकर फिर से अपने आप को बनाया, वापस एक हुडेड वर्डवन बधर गया जो पर्पल पैटर्न ब्लैक रोब पहने हुए था। हर चीज द अगली डकलिंग मैजिक के इस्तेमाल से पहले की हालत में वापस आ गई। रीबूट ऑफ फेट, ये एक इनाम था जो सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस को एब्राहम फैमिली को तबाह करने पर मिला था। उसे एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस की सीक्वेंस 1 बियॉन्डर पावर को रिकॉर्ड करने की इजाजत मिली थी। बिल्कुल, इसमें असली वर्जन से बहुत फर्क था। ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए हकीकत को रीबूट कर सकता था और इसकी सीमा एक छोटे कमरे जैसी जगह तक थी। वो अपार्टमेंट की पहली मंजिल तक पर असर डालने के काबिल नहीं था। रीबूट खत्म होते ही तैयार सेंट टेनेब्रस किस्मा ने तुरंत एक्शन लिया। ग्रेस्ड किए गए सैंग्विन काउंट से आए टेढ़े साये ने बाहें फैलाई और लाल चांद को गले लगाने का जेस्चर किया। कैटेलिया के आसपास का अंधेरा उबला, पल भर में इल्यूजरी लेकिन मजबूत काली जंजीरों में बदल गया, जिसने उसे वहीं बांध दिया। फर्श, दीवारों और छत को ढके हुए मांस और खून तेजी से इकट्ठा हुए एक ऐसे नाइट में बदल गए जिसने काले फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ था। उसके हाथ में एक भारी ग्रेट सोर्ड थी और वो अत्यंत दबाव डाल रहा था। ब्लैक नाइट के वाइजर के गैप में 2 गहरी लाल बीम्स झलकीं और तुरंत हुडेड वुमन की तरफ जम गईं, जो पंपकिन कैरेज के बगल में थी।
कैटलिया के पैर के नीचे का साया अचानक जिंदा हो गया और उसने उसके टखनों को पकड़ लिया। जैसे बढ़ता हुआ पानी उसने उसे मजबूती से जकड़ लिया। ब्लैक नाइट कमांडरिंग शैडोज। फिर वो बड़ा नाइट जो लगभग छत तक पहुंच गया था, जैसे वो मिथ्स की कहानियों से आया हो, एक ही कदम में अपने निशाने से ज्यादा दूर नहीं, एक लंबी भारी ब्रॉड सोर्ड से नीचे काटा। एक और जगह सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस की आंखों में मौजूद चांदी की इल्यूजरी किताब तेजी से पलटने लगी, फिर वो एक खास सफ़े पर रुक गई। इसके साथ बोटिस ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और पंपकिन कैरेज को 20-30 मीटर की दूरी से पकड़ लिया। फिर उसने पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब पहने रहस्यमयी महिला की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ अचानक लंबा हो गया और इसकी सतह काली और चिपचिपी थी, जैसे उसमें एक बुरे पानी का प्रवाह हो। इस पानी के बीच पीले खोपड़ी और खून की नसी से भरी आंखें निकलीं, जिसमें तेज दांत और जुबान भी शामिल थे। हर तरह की अजीब चीजें निकलीं, जिससे एक हद तक के बुराई और एक हद तक के पागलपन का तेजी से इलाके में प्रचार हुआ। कमरे में फर्श पल भर में फट गई और जो कुछ चूजे स्टिल जिंदा थे वो जमीन पर गिरकर मर गए। ये एक खास हालत से अबॉमिनेशन सुबह का हमला था। बयाम सिटी के बाहर सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस टिंडर से आकर्षित हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ कुछ देर तक देखने का काम किया, फिर आइटम उठाकर तुरंत चला गया। लेकिन असल में वो उम्मीद से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था उन हाई लेवल हस्तियों की पावर्स या हालातों को। अनेक नाकामियों के बाद किस्मत की कृपा के चलते आखिरकार उसे वो हासिल हो गया जो वो चाहता था। बिल्कुल, उस लड़ाई में उसे सिर्फ एक रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इस बुरे और काले हाथ के नीचे कैटलिया की शूरियत बुराई से दागदार हो गई। एक पल के लिए वो प्रभावी जवाब नहीं दे पाई। अंधेरे की जंजीरों के साथ वो जमीन से जकड़ी खड़ी रही, जबकि सेंट ऑफ टेनेब्रिस किस्मा की ग्रेट सोर्ड उस पर गिर रही थी और सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता था। इस पल कमरे की वो मांस और खून की दीवारें जो अंदर और बाहर को अलग करती थीं गायब हो गईं। एक नजर न आने वाली और अचानक हवा ने हलचल मचा दी। जब ही हवा आई वो तूफानी हो गई और सेंट ऑफ सीक्रेट्स और सेंट ऑफ टेनेब्रिस के दिलों की तरफ बहती चली गई। मैनिपुलेटर माइंडस्टॉर्म। न सिर्फ गंदे ख्यालों से हैरत या घबराहट नहीं, बल्कि बोटिस के होंठ ऊपर उठकर मुस्कुराए। रीबूट का स्विच होने के नाते उसे याद था कि पंपकिन कैरेज पर सवार डेमीगॉड के पास एक हेल्पर था जो अपार्टमेंट के बाहर कहीं छुपा हुआ था। वो जिसे जाहिरी दुश्मन पर ध्यान दिया था, उसका मकसद छुपे हुए डेमीगॉड बाहर निकालना था। रीबूट ऑफ फेट और एबॉमिनेशन की हालत की दो पावर्स के बीच बोटिस ने चुपके से अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया था, जिससे उसे माइंड डिप्रिवेशन और इल्म के तूफान का बोझ अपने ज्यादातर वर्म्स ऑफ स्टार पर बांटने दिया। फिर उसे थोड़ी सी मात्रा छोड़ दी अपने जिस्म को संभालने के लिए, ताकि वो छुपे हुए दुश्मन को टारगेट कर सके। पहले ड्रैगन्स माइट के झटके और अपने निशाने को ना ढूंढ पाना बोटिस को यकीन दिला दिया था कि ये स्पेक्टेटर पाथवे का डेमीगॉड है। जब उसका दिमाग धुंधला था, उसने जो शाखा निकाली थी वो तेजी से घूमी और बोटिस को हमले के स्रोत तक पहुंचने में मदद की। लेकिन इस पल वर्म्स ऑफ स्टार के बीच जो ज्यादातर ख्याल रेजोनेटिंग थे, वो बेमायने की इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड होने जैसे नहीं थे जैसा उसने सोचा था। उसके दिमाग में ऐसी आवाज आ रही थी जो एक सेकंड में हजारों अल्फाज कह रही थी। डेलेयर जंगल के एक छोड़े गए पहल के नीचे ब्रॉन्ज डबल दरवाजों की एक जोड़ी है। ये नीचे जमीन की बुरी ताकतों को बंद करती है। जो जितना ज्यादा सीक्वेंस का बियॉन्डर इसके करीब जाता है उतना असरअंदाज हो जाता है। कॉस्मॉस अत्यंत खतरनाक है, अनजान हस्तियां देख रही हैं। डार्क एंजल के बारे में शक है कि वो पुराने सूर्य देवता से अलग हुई मनफी शख्सियत है। क्या? बोटिस हैरान था। उसे लगा कि ये ख्याल खतरनाक है, लेकिन वो ज्यादा समझने की ख्वाहिश से ना रोक सका। सिर्फ इस पल की बेवकूफ़ी ने दुश्मन को जिसे वो ढूंढ चुका था फिर से गायब कर दिया, उसकी तवज्जो की सीमा से बाहर। जबकि अबॉमिनेशन का हाथ जो पंपकिन कैरेज और फीमेल डेमीगॉड की तरफ बढ़ रहा था वो भी धीमा हो गया। इसी तरह सेंट ऑफ टेनेब्रिस किस्मा भी माइंड स्टॉर्म से असरअंदाज हुआ। उसका एक्शन एक सेकंड के लिए जम गया। जब वो ठीक हुए तब तक कैटलिया ने मुंह खोलकर एक मटर थूक दिया। मटर पल भर में बड़ा हो गया, मोटे हरे बेलों में बदल गया, जिन्होंने कैटलिया को दरवाजे से बाहर खींच लिया, उसे अंधेरे की जंजीरों से आजाद करके मूवमेंट की कुछ आजादी दी। जब सेंट ऑफ टेनेब्रिस किस्मा की भारी ग्रेट सोर्ड और सेंट ऑफ सीक्रेट्स के काले हाथ उसे लगे तो उन्होंने सिर्फ एक परछाई को चूर चूर किया और इस मिस्टिकोलॉजिस्ट को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने कैटलिया की एम्परर्स न्यू क्लोथ्स मैजिक को चूर चूर कर दिया, जो वाकई कुछ नहीं थी, इसलिए उसे चोट कैसे पहुंचती। अगले सेकंड हुडेड महिला जो पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब पहने हुए थी अचानक ट्रांसपेरेंट होकर एक ढेर फोम में बदल गई। बबल तेजी से बिखरकर एक के बाद एक फटने लगे, कुछ बचा नहीं। जबकि हरी बेलें हवा में बढ़कर आग में बदल गईं, आसपास की गलियों को रोशन करते हुए। हर चीज नॉर्मल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी लेकिन इंटेंस डेमीगॉड लेवल की लड़ाई कभी नहीं हुई थी। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस और सेंट ऑफ टेनेब्रिस किस्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ऐसे नतीजे से हैरानी नहीं थी। साफ तौर पर स्नीक अटैक के फेल होने के बाद दो डेमीगॉड दुश्मन कमजोर हालत में थे और अब अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये बैकलैंड था। जितना देर वो यहां रुकते उतना ही खतरा बढ़ता।
इसलिए उन्होंने मौका देखकर भाग निकलने का फैसला किया। इसके अलावा ट्रैकिंग में दखल के लिए उन्होंने जानबूझकर एक बड़ा हंगामा खड़ा किया ताकि बैकलैंड के अधिकारियों का ध्यान खींच सके। लेमानोस ट्रैवल्स की एक कॉपी और एक सीक्वेंस 7 या 6 अप्रेंटिस बियॉन्डर ये बेट थी जिसे छोड़ा जा सकता था। हल्का सा सिर हिलाकर सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने अपनी काली रोब की छुपी जेब से एक क्रिस्टल बॉल निकाला। उसने रोशनी छोड़ी, फिर तेजी से टूटकर वॉइड में घुल गया। वो मिस्टिसिज्म तरीकों से ट्रैकिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। वाकई वो अब यहां और नहीं रुकना चाहता था। उसने टेलीपोर्ट करके ऑरोरा ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स वापस जाने का इरादा किया। फिर वो बेट का इंटेरोगेशन करके हकीकत जानेगा और आगे क्या करना है ये फैसला करेगा। 1 सेकंड बाद बोटिस का चेहरा तेजी से ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो गया। किस्मा शैडोज में दाखिल होकर तेजी से वहां से निकल गया, रास्ते में अपने निशान मिटाते हुए। चैप्टर 1198 फ्रेंजी। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरते ही सीधा सोनिया सी के सबसे ईस्टर्न फ्रंट गॉड्स की लड़ाई के रूइंस की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस पल उसके ख्याल धुंधला गए। उसका बदन फिरा और एक और जगह से स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकल आया। जब बोटिस को अपनी स्पिरिचुअलिटी से वार्निंग मिली और उसने अपने ख्यालों पर फिर से काबू पाया, तो उसने जो देखा वो एक नंगा जंगल था जिसके पत्ते गिर चुके थे। आसपास कोई नहीं था और आसमान में लाल चांद चमक रहा था। एक पुराने ट्रैवलर और एस्ट्रोलॉजर होने के नाते उसने तुरंत पहचाना कि वो अभी भी बैकलैंड में है, लेकिन वो शहर से निकलकर सबर्ब्स के एक सुनसान इलाके में आ गया था। इसी वक्त उसने समझा कि आखिर हुआ क्या था। पता नहीं कब उसके दिमाग की दुनिया में किसी और के ख्याल घुस आए थे। ऐसे खतरनाक पल में उन्होंने उसके इरादों को बदल दिया और उसकी मंजिल बदल दी। वो स्पेक्टेटर पाथवे का डेमीगॉड, मुझे पता ही नहीं चला। बोटिस की आंखें फैल गईं और उसके सामने एक चांदी सफेद की किताब नजर आई। किताब एक खास सफ़े पर खुली। बोटिस ने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपनी भौं पर रखा। उसने अपने जहन की गहराई से एक अंधेरे का गोला निकाला और अपनी परछाई में फेंक दिया। उसकी परछाई उससे अलग हो गई और टेढ़ी मेढ़ी खड़ी होकर एक महिला का सिल्हुएट दिखाने लगी। ब्लैक नाइट, शैडो ऑफ डेप्रिवेशन। ये एक ऐसी पावर थी जिसे बोटिस ने सेंट टेनेब्रिस किस्मा से रिकॉर्ड किया था। इससे आदमी अपने बुरे ख्यालों को एक परछाई में अलग कर सकता था जो एक बेकाबू आज़ाद मखलूक बन जाती थी। बोटिस ने इसका इस्तेमाल उस जहन को मिटाने के लिए किया जो उसका नहीं था और मैनिपुलेटर के असर से बचने के लिए। इसी वक्त ये बोटिस का काउंटर अटैक भी था। जब तक छिपे हुए स्पेक्टेटर पाथवे डेमीगॉड इस परछाई को जल्दी से खत्म नहीं करता, उसके टूटे हुए ख्याल धीरे धीरे आज़ाद होते जाएंगे, उसे आधा पागल बना देंगे और कंट्रोल से भी बाहर कर देंगे। छिपे हुए दिमागी मसले से निपटने के बाद बोटिस ने कोई देर नहीं लगाई। वो दुश्मन के तैयार किए मैदान से भागना और कहीं और टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी पल उसके दिमाग में अचानक एक पागलपन छा गया। उसे लगा कि पूरा माहौल ही उसके खिलाफ है और उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जाने लगा। जब चांदी की किताब उसकी आंखों के सामने पलट रही थी, पूरा जंगल एक बड़े धमाके के साथ गिर पड़ी। काली परछाई लगभग एक गोला बनकर गिर पड़ी। पागलपन के दौरे के बाद बोटिस का मूड एकदम नीचे चला गया। उसे किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि वो बेकार है, दूसरों और दुनिया के लिए बोझ है। मेंटल प्लेग। पिछली लड़ाई में बोटिस मेंटल प्लेग से इन्फेक्ट हो चुका था और अब आखिर उसका असर दिखने लगा। कैटलिया ने पहले द लिटिल मैचस्टिक मैजिक का इस्तेमाल इसलिए किया था, न सिर्फ बोटिस की टेलीपोर्टेशन में दखल के लिए, बल्कि मिस जस्टिस के कुछ निशान छुपाने के लिए भी, जिससे उसका वर्चुअल पर्सोना बोटिस के दिमाग में बिना उसकी स्पिरिचुअलिटी को जगाए घुस सके। मेंटल प्लेग का बीज बिना ट्रिगर किए चुपके से बोयाल दिया गया। इसी वजह से जब स्नीक अटैक फेल हुआ तो कैटलिया और ऑड्री ने कंटिंजेंसी प्लान शुरू करने की हिम्मत की। वो अपनी मर्जी से पीछे हटी, सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस और सेंट टेनेब्रिस किस्मा को एक दूसरे से अलग होने दिया जब वो खतरे से बाहर निकल आए। कैटलिया का आखिरी हरी बेल को जलाना ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिशियल बियॉन्डर्स का ध्यान खींचना चाहती हैं, लेकिन असल में वो सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस को जल्दी से वहां से भगाने के लिए था। इस तरह उसके पास वक्त नहीं बचा था कि वो अपनी हालत को गहराई से जांच साच सके। इसीलिए टेलीपोर्टेशन के खतरनाक पल में ऑड्री के वर्चुअल पर्सोना ने उसके ख्याल बदल दिए। वो सीधा बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में आ गया, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता था और जिसे टैरो क्लब ने मारने की जगह चुना था। और जब उसने मैनिपुलेटर के वर्चुअल पर्सोना को खत्म किया, मेंटल प्लीग का भ्रष्टाचार उसके तुरंत बाद ही शुरू हो गया। असल में अगर उसने पहले रीबूट ऑफ फेट का इस्तेमाल किया होता तो वो जरूर उस हालत में वापस आ जाता जहां कोई छुपे हुए मसले नहीं थे।
लेकिन उसने ये ट्रम्प कार्ड तब इस्तेमाल करने का फैसला किया जब स्पीयर ऑफ लॉन्जिनस से उसकी जान जाती जाती बची थी, और तब तक उसके दिमाग में दूसरे ख्याल 3 सेकंड से भी ज्यादा देर से घुस चुके थे। वो उदास और निराश था और अपने दिमागी बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी वक्त उसने देखा कि उसके सामने हवा से एक अनोखे धागों के गोले प्रकट हुए। धागों के पीछे चमकदार रंगीन धागे अनंत दूरी तक जाते नजर आए। इस धागे को पकड़कर कैटलेया, जिसने पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब और काला हुड पहना हुआ था, स्पिरिट वर्ल्ड से चलकर सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस के सामने आ खड़ी हुई। वो ऐसे दुश्मनों का पता नहीं लगा पाती जो किसी हद तक इंटरफियर कर चुके हों, लेकिन वो पहले से तैयार मैदान से कनेक्शन बना सकती थी। वो जस्टिस ऑड्री के वर्चुअल पर्सोना का पता लगा सकती थी। जब वो पहुंची, कैटलेया ने आंखें बंद की और एक ऐसा फैंटम बनाया जो एक न जराने वाले ताबूत की तरफ गिरा। पहले से ही उदास बोटिस को एकदम थकान महसूस हुई। वो बेबस होकर आंखें बंद करने और गिर पड़ने को कर रहा था। स्लीपिंग ब्यूटी। दूसरी तरफ ऑड्री का वर्चुअल पर्सोना, जो पूरा आजाद नहीं हुआ था, एक काली परछाई की तरह एक बुरेपन का एहसास लेकर हाथ उठाकर अपने माथे को दबाया। उसकी आंखों की पुतलियां खामोश गर्द से खड़ी हो गईं। वो फीकी सुनहली और ठंडी थीं। बोटिस का दिमाग अचानक भटक गया और उसके बदन पर रोशनी के बुलबुले नजर आने लगे। बुलबुले के अंदर तारों की किरणें ऐसे कीड़े बन गए जिनके सिर और पूंछ वॉइड में घुस गए। साइकाइट्रिस्ट, फ्रेंजी। ये निशाने की भावनाओं को पूरा ट्रिगर कर सकता है और उसे कंट्रोल से भी बाहर कर सकता है। बोटिस पहले से ही मेंटल प्लेग से ग्रसित था और एक अत्यंत एबनॉर्मल हालत में था। इसके बाद जब स्लीपिंग ब्यूटी मैजिक के असर में आकर वो एकदम निराश था, फ्रेंजी ने अब सब कुछ ट्रिगर कर दिया, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं सका और कंट्रोल से बाहर जाने के निशान दिखाने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैटलेया ने आंखें खोलीं, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली में घूमते हुए तारों की रेत की एक मुट्ठी बनाई। रात के अंधेरे में जंगल और भी गहना हो गया। लाल चांद आसमान से गायब हो गया और तारे एक के बाद एक नजर आने लगे। वो गहरे और चमकदार थे। तारों की किरणें बिखरकर एक शानदार स्तंभ बन गईं, जिसने सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस और उसके आसपास के इलाके को घेर लिया। इस झटके में बोटिस थोड़ा जाग गया। उसका चेहरा धुंधला होने लगा, जबकि वो लगातार ब्लिंक कर रहा था, जंगल में 10 से ज्यादा परछाइयां बनाकर। लेकिन वो तारों की रोशनी के घेरे से भाग नहीं पाया, ना ही टेलीपोर्ट कर पाया। एक के बाद एक तारों की रोशनी ने अलग अलग बोटिस को पिघलाकर गायब कर दिया। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा, जो घुटनों के बल झुका हुआ एक हाथ से अपने आप को संभालते हुए संघर्ष कर रहा था। बोटिस का बदन बर्बाद हो चुका था। उसकी आंखें अब काली लाल थीं और वो पागलपन की हद तक पहुंचता नजर आ रहा था। जब तारों की रोशनी आखिरी लम्हों में थी, उसने ब्लिंक किया और ऑड्री के वर्चुअल पर्सोना के अगले हमले से बच गया। फिर उसने लगातार ब्लिंक करते हुए कैटलेया और ऑड्री के वर्चुअल पर्सोना के पास डॉपलगैंगर्स बना लिए। उसके एक डॉपलगैंगर ने बाएं हाथ से पकड़ा जहां ऑड्री का वर्चुअल पर्सोना था, उस जगह को टेढ़ा कर दिया। उसने उसे छुपाकर दुश्मन को कैद कर लिया, जबकि उसके दूसरे डॉपलगैंगर ने बाहें फैलाकर एक मोटा स्तंभ बुलाया जो पाक आग से घिरा हुआ था, और उसे छुपे हुए जगह पर गिरा दिया। इस दौरान बोटिस के दूसरे डॉपलगैंगर ने छुपे हुए जगह की कंसीलमेंट चुपके से हटा दी थी। इसीलिए जैसे ही ऑड्री के वर्चुअल पर्सोना की परछाई रोक टोक से आजाद हुई, वो पाक स्तंभ की रोशनी में घिर गई, जल्दी ही पिघलकर गायब हो गई। अपनी ब्लिंकिंग की हालत में बोटिस नॉर्मल से ज्यादा स्पीड पर बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकता था। ये उसने अपने अनेक वर्म्स ऑफ स्टार को इस्तेमाल करके हासिल किया था। एक और जगह सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस कैटलेया पर भी हमला कर रहा था। उसने अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल किया और 1-2 सेकंड के छोटे से वक्त में उसने अपने निशाने पर हमलों की बौछार कर दी। इसने कैटलेया को मजबूर किया कि वो लगातार दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स मैजिक का इस्तेमाल करें। वो पल भर के लिए काउंटर अटैक नहीं कर पाई और बड़े खतरे में थी। कुछ सेकंड्स के बाद बोटिस की ब्लिंकिंग आखिरकार धीमी होने लगी। उसकी अंदर की पागलपन भी थोड़ी कम हुई। इस पल जंगल के बाहर एकदम फीके भारी तिल दिखाई देने लगे। वो हल्के से नजर आ रहे थे, जैसे कोई अत्यंत दबाव डालने वाला बड़ा जानवर बन रहा हो। अंधेरी रात में जहां लाल चांद छुपा हुआ था, नजर आने वाली सांस की एक धार ऊपर से नीचे आई, बोटिस और कैटलेया को घेर लिया। 2 डेमीगॉड्स को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो और उनकी साइकी फट गई हो, उनकी स्पिरिट बॉडीज में छेद हो गया हो। एक माइंड ड्रैगन की सांस।
अपनी दिमागी हालत पहले से ही खराब होने और अपने ट्रम्प कार्ड्स के इस्तेमाल के बाद बोटिस का दिमाग खाली हो गया। जब बिजली की चमक उसकी आंखों के सामने चमकी, उसका बदन बेहिस से कांपने लगा। जबकि कैटलेया फोर्स से मिली मून पेपर फिगरीन अपने साथ रखती थी। इसने उसकी एक बार साइकिक पियर्सिंग का बोझ उठाने में मदद की। ये माइंड ड्रैगन ब्रेथ के असर को पूरा खत्म नहीं कर पाई, लेकिन इसने कैटलेया को जल्दी से ठीक होने में मदद की। डेमीगॉड लेवल की लड़ाई में ये एक मौका था। सिर्फ 1-2 सेकंड में कैटलेया की आंखें नॉर्मल हो गईं, जबकि ऑड्री, जो अपने ड्रैगन रूप में जंगल के बाहर अंधेरे में छिपी हुई थी, बोटिस पर एक और माइंड डेप्रिमेशन डाला। बिना कोई देर किए कैटलेया ने अपना दाहिना हाथ उठाया और ताज़ा खून से रंगी वो भयंकर स्पीयर बनाई और उसने सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस की तरफ फेंक दिया। इस बार ना वो भाग सका ना ही हल निकाल सका। स्पीयर ऑफ लॉन्जिनस ने उसकी छाती चीर दी। उसका बदन क्षण भर के लिए जम गया, फिर तेजी से गिरने लगा, अनेक चमकदार वर्म्स ऑफ स्टार में बदल गया। इन वर्म्स ऑफ स्टार में से कुछ सीधे ही गायब हो गए, जबकि कुछ आपस में एक दूसरे को खाने लगे। कुछ दूर एक जगह पर इकट्ठा होकर एक नया बोटिस बनाने लगे। उसकी आंखों में अब कोई अक्ल नहीं बची थी। उसका बदन लगातार बिखर रहा था, एक अधूरा और अत्यंत कमजोर मिथिकल क्रीचर फॉर्म दिखा रहा था। इस पल उसके पास एक इल्यूजरी दरवाजा नजर आया। वो फीका नीला था, जिस पर 7 ब्रास के ताले थे। इल्यूजरी दरवाजा तेजी से खुला और उसने अनेक जेम्स से सजा एक 3 लेयर वाला ज्वेलरी बॉक्स थूक दिया। वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस जो एग्जाइल की गई थी, वापस आ गई थी। पागल आंखों से बोटिस ने बॉक्स पकड़ा, एक जालिम और खून प्यासी मुस्कुराहट दिखाते हुए उसे खोलने की कोशिश की। तीसरा खत। चैप्टर 1199 इनऑस्पिशियस बॉक्स, बुरा बॉक्स। बोटिस के ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के वापस आने या उसके नॉर्मल हालत में लौटने के मुद्दे पर द हर्मिट कैटेलिया और जस्टिस ऑड्रे ने पहले से ही एक बेसिक प्लान बनाया था। आखिर इतनी छोटी सी मुद्दत में एक डेमीगॉड को मारने का उन्हें इतना भरोसा नहीं था। अगर ऐसा ना होता कि बोटिस एक जाल में फंसा था जिसे मेंटल प्लेग, स्लीपिंग ब्यूटी और फ्रेंजी के घातक हमलों का सामना करना पड़ा था, जिससे वो पागल और बेसमझी हालत में पहुंच गया, तो उसके पास असल में टेलीपोर्ट कर भाग जाने के अनेक मौके थे। ऐसे में कैटेलिया और ऑड्रे को सिर्फ इंतजार करना पड़ता कि बोटिस किसी सेफ हाउस में पहुंचे और फोर्स को छोड़े। एक बार ईव ऑफ मिस्ट्री प्राइंग ने उन्हें फीडबैक दिया तो वो मिस मजिशियन के लिए हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को समन करने का एक दूर से मौका बना सकती थीं। इस पल बोटिस का सामना करते हुए, जो कंट्रोल खो चुका था और उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं बचा था, और जो अपने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को पूरा एक्टिवेट करने की पागल कोशिश कर रहा था, कैटेलिया और ऑड्रे, एक बिल्कुल मैदान में और दूसरी जंगल के बाहर छिपी हुई ने एक साथ वही काम किया। उन्होंने एक ट्रांसलूसेंट काला चार्म निकाला और जोटुन भाषा में एक शब्द बोला, स्टार। ये एक टेलीपोर्टेशन चार्म था। लेमानोस ट्रैवल्स पर रिकॉर्ड किए गए पैटर्न्स, लेबल्स और सिंबल्स को देखकर क्लाइन ने खुद ये चार्म बनाया था। चूंकि सेफेला कासल मरॉडर पाथवे की पावर्स को मोबिलाइज कर सकती है, तो फिर अप्रेंटिस डोमेन की प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे सकती? और चार्म्स के लिए ज़रूरी मटीरियल्स, चाहे वो मिस्टिकोलॉजिस्ट कैटेलिया हों या ट्रैवलर फोर्स, दोनों को इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी थी। मिस्टर फूल को उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जब वो दोनों चार्म ट्रिगर होते ही टेलीपोर्ट हो गईं, 2 मिनट बाद हालत देखने वापस आने का प्लान लेकर। बोटिस के चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में पागलपन भरा था, लेकिन उसके एक्शंस अचानक से जम गए। कितना ही जोर लगाए, वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तीसरी लेवल नहीं खोल पाया। वो बिल्कुल भारी था, जैसे उसे तारों की तहने दबोच कर रखा हो। उसे एक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं था। इससे बोटिस को ऐसा लगा जैसे वो एक नई दुनिया खोलने की कोशिश कर रहा हो, एक बॉक्स नहीं। एक पल में उसने कुछ महसूस किया और उसकी आंखों का पागलपन गायब हो गया। अति आश्चर्य और डर ने उसके अंदर जन्म लिया। टिक टॉक, बोटिस के बदन से रोशनी की लकीरें सरक कर जमीन पर गिर गईं। जमीन से टकराते ही वो चमकदार तारों से बने कीड़े बन गए। कीड़े का बदन आधे दायरे की तरह टेढ़ा था, जो जादुई चमक दे रहा था, जैसे कोई इल्यूजरी दरवाजा हो। इस पल उसका अधूरा मिथिकल क्रीचर रूप अचानक और रोक न जाने वाले तरीके से बिखर कर टूट गया। उसकी दोनों आंखें जमीन पर गिरकर धूल से भर गईं। ये दोनों आंखें एक अनकही भय के भाव से जम गई थीं। वो बिल्कुल ठीक थीं, बिल्कुल अलग उसके बाकी बदन के हिस्सों से। एक सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर ऐसे ही मर गया। पाह!
बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, जिसकी सरफेस सिल्वर ब्लैक थी और जिसमें अनेक जेम्स जड़े थे, बोटिस की आंखों के बगल में गिर गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे अमीर घरानों में आम देखा जाने वाला ज्वेलरी बॉक्स। ग्रे फॉग के ऊपर पुराने महल में क्लाइन ने आराम की सांस ली और हाथ में सी गॉड सेप्टर को नीचे करते हुए हैरत महसूस की। वो पल भर में ही सेफिरा कासल की ताकत एक्टिवेट करके एक एंजल के लेवल से लाइटनिंग स्टॉर्म कॉन्जर करने वाला था। वो चाहता था कि बोटिस बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तीसरी लेवल न खुल पाए, लेकिन सेंट ऑफ सीक्रेट्स का आपस में तबाह कर देने वाला काउंटर अटैक सफल नहीं हो सका। शुरुआत से ही उसे एक अनकही नाकामी का सामना करना पड़ा। शियो के पहले बैटलफील्ड से जाने के बाद उसने तुरंत प्लान के मुताबिक मिस्टर फूल को प्रेयर भेजी। इससे क्लाइन को ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में दाखिल होने का मौका मिला। द हर्मिट और जस्टिस से जुड़ी क्रिम्सन स्टार्स के जरिए उसने लड़ाई पर नजर रखी। जब वो दूसरे बैटलफील्ड में गईं, ऑड्रे ने प्रेयर का एक मौका ढूंढा ताकि क्लाइन उसकी क्रिम्सन स्टार का इस्तेमाल करके सीधे रियल वर्ल्ड में दखल दे सकें। यही वजह थी कि ऑड्रे अपनी मंजिल पर द हर्मिट कैटेलिया से बाद में पहुंची थी। अरोडेस के कहने के मुताबिक बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तीसरी लेवल में कोई अत्यंत भयंकर चीज है। मैंने सोचा था कि ट्रू क्रिएटर ने उसे इसलिए दिया था कि खतरनाक पल में एक भयंकर तबाही मचाए, एक ईविल गॉड का असली चेहरा दिखाए। कौन जानता था कि वो खुलती ही नहीं। क्लाइन ने टैरो कार्ड्स में द मजिशियन को रिप्रेजेंट करने वाली क्रिम्सन स्टार की तरफ देखा और देखा कि वो काले धुएं से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जम गई हो, जिससे वो अंदर का सीन देखकर मिस मजिशियन की हालत कंफर्म नहीं कर पाया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी हालत देखी थी। ये इस बात का सबूत था कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस कितनी हाई लेवल और अजीब थी। और स्लीपिंग ब्यूटी मैजिक और स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस के बारे में उसके दिमाग में कुछ ख्याल आए। प्राइवेट गैदरिंग्स पर मिस्टिकल रीइनैक्टमेंट की पावर्स के बारे में जानकर क्लाइन ने मिस्टिकोलॉजिस्ट बेर्नेडेट के फेरी टेल मैजिक के बारे में अपनी सोच बदल दी। पहले वो मानता था कि एम्परर ने अपनी बेटी के लिए खास तौर पर अर्थ की फेरी टेल्स पर आधारित कहानियां बनाई थीं, या फिर बेर्नेडेट के फादर के गुजर जाने के बाद उसने जानबूझकर उन कहानियों को दोबारा जिला उठाया जो उसके फादर ने उसे सुनाई थीं, अपने दर्द का इजहार करने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जवाब ये नहीं है। फर्स्ट एपॉक से पहले की कुछ फेरी टेल्स रहस्यमयी थीं। इसका मतलब है कि वो फेरी टेल्स असली जिंदगी में घटी रहस्यमयी घटनाओं से आई थीं। वो आवाम में फैल गईं और धीरे धीरे कहानियां बन गईं। लेखकों ने उन्हें लिखा और सजाया। ये उस वक्त की भविष्यवाणी से मिलती है जब तारे सही जगह पर होंगे। रहस्य कभी गया नहीं और हमेशा मौजूद रहा। बस अर्थ एरा में फर्स्ट एपॉक से पहले उसे किसी ताकत ने दबोच कर रखा था या बंद कर दिया था। अगर ऐसा है तो अर्थ की कुछ लेजेंड्स और कहानियों को एक दूसरे एंगल से समझा जा सकता है। इसीलिए स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस है। मुझे नहीं पता कि चाइनीज फेबल पीच ब्लॉसम फ्रिंज भी रहस्य में शामिल है या नहीं। मैं बाद में मैम हर्मिट को बताऊंगा और देखूंगा कि क्या वो इसके मुताबिक नया मैजिक बना पाती हैं। मुझे नहीं पता कि एम्परर के मरने से पहले बेर्नाडेट मिस्टिकोलॉजिस्ट बन गई थी या नहीं। अगर हाँ तो ये कहना मुश्किल है कि ये फेरी टेल मैजिक एम्परर ने बनाए जो मिस्ट्री प्रायर पाथवे के सीक्वेंस 1 बियॉन्डर थे, या फिर क्वीन मिस्टिक बेर्नाडेट ने। लेकिन जो भी हो, एम्परर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जाना होगा कि ये फेरी टेल्स भी रहस्यमयी है और उनसे ताकत भी ली जा सकती है। खैर, बेर्नाडेट की डायरी से कोई एंट्री नहीं है। मैं एम्परर का रिएक्शन और उसके अंदाजे नहीं देख सकता। वो चांद पर जाने की जिद कर रहा था ताकि कुछ चीजें वेरीफाई कर सके। दुख की बात है कि ज्यादातर मिथ्स नकली हैं, उनसे ताकत नहीं ली जा सकती। इंटरनेट एरा की नॉवेल्स भी वैसा ही है। क्लाइन ने धीरे से आह भरी और अपनी कुर्सी के पीठ के साथ लगकर बैटलफील्ड पर ध्यान देना जारी रखा। बिखरे जंगल में द हर्मिट कैटेलिया और जस्टिस ऑड्रे ने बोटिस के साथ हुए अनोखे बदलाव देखे और चुपके से चार्म्स में स्पिरिचुअलिटी डालने का इरादा छोड़ दिया। अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रूप बनाए रखते हुए भी ऑड्रे जंगल के बाहर अंधेरे में ही छिपी रही, किसी भटकती आफत या हंगामा महसूस पर पहुंचे ऑफिशियल डेमीगॉड से सावधान। जबकि द हर्मिट कैटेलिया हवा से धीले ढके उस जगह पहुंच गईं जहां बोटिस मरा था। उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस से सावधानी से बचा। चूंकि एक स्क्राइब अनेक पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए डेमीगॉड लेवल के सील्ड आर्टिफैक्ट के अत्यंत बुरे असर होते हैं। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के अलावा बोटिस ने सिर्फ एक काली जेब छोड़ी जो उसकी रोब का हिस्सा लगती थी। इसके अलावा वहां इकट्ठा हुई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, 2 आंखें और करीब 10 वर्म्स ऑफ स्टार भी थे। ज्यादातर वर्म्स ऑफ स्टार नष्ट हो चुके थे। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की भयंकरता और ये देखकर कि बोटिस और ऑर्डर का एक ऊंचा आदमी था और उसे किसी देव की कृपा मिल सकती थी, कैटेलिया ने चीजों को अचानक उठाने की कोशिश नहीं की।
उसे डर था कि कोई अचानक घटना घट सकती है और हालत और खराब हो सकती है। पहले प्राइवेट गैदरिंग्स के दौरान उन्होंने ऐसे मौक़ों पर कैसे पेश आएं, इस पर बात की थी। वो ये थी कि अगर उनके पास वक्त और मौका हो तो वो पहले चीज़ को मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस करेंगे और फिर ग्रे फॉग के ऊपर बांट लेंगे। आखिर अनेक चीज़ें अनजाने खतरों को लेकर आ सकती हैं अगर ऐसे आइटम्स को हाथ लगाया जाए जिनके अनजाने बुरे असर हों, और इसमें यह संभावना भी थी कि बोटिस के पास ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था। कभी कभी इस लेवल के सील्ड आर्टिफैक्ट की मौजूदगी जानना ही अचानक मौत का कारण बन सकता है। द स्टार लेनर्ड के कहने के मुताबिक ऐसे सील्ड आर्टिफैक्ट से दूर ही रहना बेहतर है। उनके बारे में न पूछो, न बताओ, न ही उनकी खोज करो। सिर्फ एक असली हाई लेवल हस्ती ही उन्हें दबोच सकती है। बिना किसी झिझक के कैटेलिया ने अपनी पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब की अलग अलग छुपती जेबों से चांदी की मोमबत्तियां और दूसरे रिचुअल आइटम्स निकाले। फिर उसने एक आसान यज्ञ का इंतजाम किया। इस दौरान उसने अपने होंठ दबाए, सीटी बजाई और एक नजर न आने वाला नौकर बनाया। अल्टार तैयार करने में करीब 10 सेकंड लगे। जल्दी से मिस्टर फूल के नाम का उच्चारण करते हुए और स्पिरिचुअल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके डोर ऑफ सैक्रिफाइस एंड बिस्टोमेंट खोलने के बाद कैटेलिया ने आराम की सांस ली। उसने नजर न आने वाले नौकर को बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, काली जेब, 2 आंखें, इकट्ठा हुई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और 9 वर्म्स ऑफ स्टार को अल्टार की तरफ ले जाने को कहा। भूश के साथ सारी चीजें ऊपर उठीं और इल्यूजरी दरवाजे से गुजर गईं। जब कैटेलिया ने यह देखा, उसने तुरंत अपने निचले होंठ को अंगूठी और तर्जनी उंगली से दबाया, एक बार फिर से सीटी बजाकर नौकर को मिटाने की तैयारी की। लेकिन सीटी के बीच में नौकर बिल्कुल हिला नहीं, जैसे उसका कैटेलिया से कोई लेना देना ही ना हो। द हर्मिट कैटेलिया की पलक झपकी और उसने अपना दाया हाथ मुट्ठा बनाकर मुंह के पास ले गया, हॉर्न ऑफ मैजिक इस्तेमाल करने की तैयारी की। इस पल अल्टार पर अचानक से एक भटकती हुई सिल्वर सफ़ेद रोशनी प्रकट हुई। तहने बिजली की लकीरों ने एक तबाह कर देने वाला तूफान बनाया जो नजर न आने वाले नौकर को घेरे में ले लिया। ये सब कुछ जल्दी ही शांत हो गया, जबकि बदला हुआ नौकर बिल्कुल नष्ट हो गया। कैटेलिया ने सांस छोड़ी और सिर झुकाकर मिस्टर फूल का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर उसने यज्ञ खत्म करने की प्रक्रिया का पालन किया और अपनी चीजें समेट लीं। उसने स्नो वाइट मैजिक का इस्तेमाल किया, जो एक प्रोफेसी टेक्निक के करीब है, सीन के निशान मिटाने के लिए। और इस पल तक ऑड्रे पहले से ही टेलीपोर्टेशन चार्म का इस्तेमाल करके मैदान से जा चुकी थी। कैटेलिया ने आसपास देखा और ये सोचते हुए कि मिस्टर फूल को कुछ ज्यादा सेरेमोनियल चीज की जरूरत हो सकती है, उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और बिखरे जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। कार्ड आधा मिट्टी में घुसा हुआ था, जिसमें एक बूढ़े आदमी का चित्र था जो एक ग्लास का लैंप और लकड़ी लेकर अकेले खोज कर रहा था। टैरो कार्ड्स का द हर्मिट। चैप्टर 1200 रैंडमनेस, बेचैनी का खेल। थोड़ी देर बाद बिखर गए जंगल की जगह अचानक से फटी और एक इल्यूजरी लेकिन रहस्यमयी दरवाजा नजर आया। दरवाजा खामोशी से खुला और एक खूबसूरत आदमी जो काले बाल और सोने जैसी आंखों वाला था बाहर आया। उसने एक अच्छे से इस्त्री की हुई सूट पहनी हुई थी जो उसे मैच्योर और एलिगेंट बना रही थी। सीन की जांच करने से पहले ही उसने एक बड़ा धमाका सुना। उसे एक जबरदस्त आंधी का एहसास हुआ जो उसकी तरफ आ रही थी और उसने देखा कि उसके सामने एक बड़े दायरे वाला आदमी आ गया। आदमी के कान के लोब बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उसके बाल गहरे नीले और घने थे और उसकी आंखों में ऐसे लग रहा था जैसे अनगिनत बिजलियां छुपी हुई हों। ये चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, बैकलैंड डायसीज का आर्च बिशप डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटीनस था। काले रोब में मौजूद पादरी, जिस पर आंधी के निशान बने थे, ने आसपास देखा और सोने की आंखों वाले आदमी की तरफ देखा और बिजली की आवाज में पूछा, सेल्ट, यहां क्या हुआ? सेल्ट, सोने की आंखों वाले आदमी ने सिर हिला दिया। मैं भी अभी अभी पहुंचा हूं। जब ही उसने ऐसा कहा, हवा में एक पहाड़ जैसा लगभग ट्रांसपेरेंट स्पिरिट बॉडी प्रकट हुआ और एक शख्स को हवा में रख दिया। शख्स ने लंबी काली लाल पैटर्न वाली बिशप की रोब पहनी हुई थी। उसकी आंखें गहरी थीं और दाढ़ी नहीं थी। ये चर्च ऑफ एवरनाइट के बैकलैंड डायसीज के जिम्मेदार एंथनी स्टीवनसन थे। बड़े स्पिरिट बॉडी ने अपना काम पूरा करने के बाद तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और एंथनी के मुंह में घुस गया। इसी वक्त काले लंबे बाल ने उसका चेहरा ढक लिया और एक ट्रांसलूसेंट उड़ता हुआ रूह एंथनी के पीछे आया। उसने उसके कंधे पकड़कर उसे गिरने से रोक दिया। अगले ही सेकंड बैकलैंड शहर से एक तूफानी हवा का दौरा आया और एक शख्स को तेजी से इस इलाके की तरफ ले आया।
जल्द ही वो रुक गया। ये एक बुजुर्ग था जिसने सफ़ेद पादरी की रोब और पादरी की टोपी पहनी हुई थी। उसका चेहरा दयालु और नरम था। बुजुर्ग की पीठ से निकली हवा गायब हो गई, जबकि काली नली जो मेटालिक चमक दे रही थी वापस उसके बदन में समा गई। ये चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के बैकलैंड डायसीज के आर्च बिशप थे। वो डिवाइन काउंसिल के सदस्य होरमिक हाइडन थे। उसने अजीब तरीके से हवा में रुककर आसपास देखा। यहाँ की लड़ाई इतनी इंटेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर सेंट लेवल की है। और यहाँ बचा हुआ पोल्यूटेड ऑरा तो बिल्कुल। कहते हुए चारों डेमीगॉड्स ने नीचे बिखर गए जंगल के बीचों बीच देखा। वहां एक टैरो कार्ड पड़ा था जिसमें एक बूढ़ा आदमी लकड़ी और ग्लास का लैंप लिए खड़ा था। द हर्मिट कार्ड। रैंडल वैलेंटिनस, सेल्ट, एंथनी और होरमिक एक पल के लिए खामोश हो गए। कोई भी कुछ नहीं बोला। ग्रे फॉग के ऊपर पुराने महल में क्लाइन भौं चढ़ाए अपने सामने रखी बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तरफ देख रहा था। जब इस ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट की भेंट चढ़ी, पूरा सेफिरा कासिल हिलने लगा, जैसे उसे उबाल आ गया हो। भारी मिकदार में ताकत आप ही आप एक्टिवेट हो गई। एक ऐसी धार बनाई जिसने भाप जैसी लग रही थी, जिसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को पूरा डुबा दिया और उसे मजबूती से लपेट लिया। इस पल जेम्स से सजा ये सिल्वर ब्लैक ज्वेलरी बॉक्स एम्बर में फंसा हुआ कीड़ा लगने लगा। इसके लिए हिलने की कोई जगह नहीं बची। पहले सेफिरा कासल तब ट्रिगर हुआ था जब मैंने सच्चे देवताओं या किंग्स ऑफ एंजल्स को झांका था, या जब मैं चोट खा चुका था। ये पहली बार है कि बाहर से आई किसी चीज की वजह से ऐसे बदलाव आए हैं। क्लाइन अपना दाया हाथ उठाकर गायब पसीने को पहुंचने से न रोक सका। सच कहें तो वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसे लगा कि सेफिरा कासल पर पहला काबू पाने के बाद वो थोड़ा बहक गया था। पहले वो किसी ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट को इस जगह आने नहीं देता था, और इस बार क्योंकि इसमें कोई यूनिकनेस शामिल नहीं थी और उसकी हालत पहले से बेहतर थी, इसने उसे आजमाइश करने का ख्याल दिया। खैर, काबू में है। आगे से मैडम हर्मिट और दूसरों को बताना होगा कि वो कोई भी चीज उठाकर मुझे भेंट नहीं चढ़ा सकते। मैं कचरे वाला नहीं हूं। कुछ शब्द बोलने के बाद उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की जांच शुरू की। उसे याद था कि मिस मजिशियन अभी भी सील्ड आर्टिफैक्ट के अंदर है, इसलिए उसने जल्द ही बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की हालत समझने की कोशिश की ताकि बैट को समय बर्बाद करने की वजह से मरने न दे। इस सील्ड आर्टिफैक्ट का लेवल बहुत हाई है। अरोडियस की इसके बारे में समझ कुछ हद तक ही है। मुझे खुद ही करना होगा। ऐसा लगता है कि जब तक मैं तीसरे खत को जानने या उसकी ताकत के स्रोत को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, खतरा काबिले कबूल है या बिल्कुल नहीं है। क्लाइन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर एक शुरुआती आंकड़ा बनाया। इसके तुरंत बाद उसने एक कलम और कागज कॉन्जोर किया और डिविनेशन शुरू की। अनजाने वक्त के बाद आखिरकार उसने आंखें खोलीं और चुपके से बोला, पहला खत अंदर की जगह को निशाने के इलाके से बदल सकता है और उस सीन को छोटा कर सकता है, चीज़ों को खिलौनों में बदल सकता है। ये एक ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल मुश्किल से ही हो सकता है। खिलौनों में बदले गए जीवित प्राणियों को 24 घंटों के अंदर छोड़ दिया जाना चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे और उनकी स्पिरिट बॉडीज को भी हमेशा की आराम नहीं मिलेगा। उन्हें छोड़ना बहुत आसान है। बस एक खास इलाका चुना जाए जो इतना छोटा हो कि उसमें कोई जीवित प्राणी ना हो। अंदर की जगह से बदलने पर काम हो जाएगा। इस पावर की सीमा है, बैकलैंड जैसे शहर के आकार तक ही पहुंचती है। मैंने बैकलैंड का मिसाल क्यों दिया? दूसरा खत अलग अलग जगहों का रिकॉर्ड रखता है, जैसे अबिस, कॉस्मोस और हर तरह की जगह। ये इस्तेमाल करने वाले और एक खास दूरी के अंदर के जीवित प्राणियों को सीधे निशाने की जगह पर ले जाता है। मसला यह है कि ये रैंडम है। छोटी सी मिकदार इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है जिससे वो जगह तैयार कर सके। ज्यादातर वक्त चुनी हुई जगह बदल जाती है और आखिरी मंजिल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और कब तैयार की हुई जगह काम करती है और कब अनोखी घटना घटती है, इसका कोई पता नहीं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस पर अच्छी किस्मत का असर नहीं पड़ता, या शायद अच्छी किस्मत सीक्वेंस ओ से नीचे वालों पर असर नहीं डाल सकती। इसका मतलब यह है कि मैं बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की बियॉन्ड पावर का इस्तेमाल करके सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा मिरेकल इन्वोकर रिचुअल बहुत आसान हो जाता। मैं बाद में देखूंगा कि क्या उन्हें खिलौनों में बदलकर काम हो सकता है। तीसरा खत बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत खतरनाक। मैं अपनी जान खतरे में डालकर इसके लाज जानने की कोशिश नहीं करूंगा।
नहीं, इसे खुदकुशी कहना चाहिए। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के बुरे असर बहुत आसान हैं। सिर्फ इतना है कि इस्तेमाल करने वाला अचानक गायब हो जाता है, मर जाता है या बदल जाता है। अगर कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है तो आसपास के जीवित प्राणी अपनी दूरी और आकार के हिसाब से डरावने वाले वाक्यों का सामना करेंगे। सबसे ज्यादा दूरी पहले खत जितनी ही है। ये ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स शहरों को बेरहम तबाह कर सकते हैं, लाखों या करोड़ों को मार सकते हैं। इसीलिए इन्हें सबसे ऊंची सीलिंग दी जाती है। इनके बारे में न पूछो, न बताओ, न ही इनकी खोज करो। गायब हुई हस्तियां कहाँ गईं? ऐसा लगता है कि ये दूसरे खत के सीन से कुछ लेना देना है। सेंट ऑफ सीक्रेट्स इस सील्ड आर्टिफैक्ट को लेकर घूम सकता था क्योंकि उसने एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस की कृपा हासिल की थी। वो बुरे असर को बहुत कम कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता था क्योंकि कृपा कम हो जाती थी। ऐसा लगता है कि वो पहले से होश में न आकर टेलीपोर्ट करके भाग जाने का मौका न ढूंढ पाया, इसलिए कि उसकी किस्मत बिगड़ गई थी। बड़े संस्थान के लिए महत्व रखने वाले सेंट्स को मारना बहुत मुश्किल है। मुझे कहना होगा कि मैडम हर्मिट अनुभवी हैं और शांत दिमाग वाली हैं। उन्होंने इसे छूने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक अनदेखा नौकर बनाया जिसने इसे पकड़ा और उन्होंने कम से कम वक्त में इस ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट को मुझे भेंट चढ़ा दी। सिद्धांत में मैं इस आइटम को पकड़ने के लिए एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन कर सकता हूं। आखिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे, गायब हो या बदले, लेकिन इस्तेमाल का वक्त यकीनी नहीं है जब तक कि मैं विल ऑसेप्ट की कृपा हासिल न कर लूं। इसे बंद करने का तरीका है कि इसे स्पिरिट वर्ल्ड में डाल दिया जाए, और ये काफी नहीं है। उसे स्पिरिट वर्ल्ड में एक ऐसी जगह में छुपाया जाना चाहिए जो टेढ़ी मेढ़ी हो। फिर इसमें आम पानी डालना होगा जिससे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस हर दिन माइक्रोब्स के साथ खेले। इतने सारे जीवित प्राणियों के साथ ये बहुत लंबे वक्त तक चलता रहेगा। इस सोच से इसे बंद करने के और भी तरीके हैं। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की ठीक ठाक हालत समझने के बाद क्लाइन ने ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा कि तीसरा खत पहले जैसा खतरनाक और न खुलने वाला नहीं लग रहा। उसे धुंधला सा लगा कि बस अपना हाथ बढ़ाकर सेफिरा कासल द्वारा लगाए गए बंधन को हटा दे और वो आसानी से बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का तीसरा खत खोल सकता है। कैसा जबरदस्त लालच है। क्लाइन ने नजर हटाई और हाथ हिलाकर बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को कोने में पड़े कचरे के ढेर की तरफ उड़ा दिया। चाहे ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट है या नहीं, वहां जाकर क्वारंटीन में रहो और अपने आप को संभालो। एक भयंकर ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट होने के नाते इसका एक नंबर होना चाहिए जो इसकी अहमियत दिखाए। अफसोस कि मुझे नहीं पता कि सातों चर्चेज ने कितने ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स हासिल किए हैं। 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? हाँ, बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को ऐसे ही 061 नाम दिया जा सकता है। मैं आगे हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लूंगा। अगर मैडम हर्मिट एक बंद माहौल नहीं बना पाती तो वो 061 को ग्रे फॉग के ऊपर रख सकती हैं। एक बार उसे जरूरत हो तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बिल्कुल, उसे पहले विल से उसकी कृपा के लिए प्रेयर करनी होगी। मुझे नहीं पता कि मैं किस स्टेज पर पहुंचूंगा जब किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक असल में नाम का पत्र बन जाएगा। मिरेकल इन्वोकर में एक हिस्सा है और अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज में भी एक हिस्सा होना चाहिए। क्लाइन ने अपने ख्यालों से खुद को थोड़ा हंसाया और आखिरकार सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने छोड़े हुए बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को उठा लिया। वो एक ऐसी क्रिस्टल लग रही थी जिसके अंदर अनगिनत रोशनी की लकीरें रिफ्रैक्ट हो रही थीं जो इल्यूजरी और चमकदार दरवाजे बना रही थीं। उसे कुछ सेकंड्स तक गौर से देखने के बाद उसने अचानक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को हवा में फेंक दिया। चैप्टर 1201 प्रोफेशनल काबिल। बोटिस की आंखों की पुतलियां बिल्कुल गहरी काली हो चुकी थीं और वो एक अनकही डरावनी चीज की तरफ जम गई थी। ये देखकर क्लाइन का दिल धड़कने लगा, जैसे वो बोटिस की मौत से पहले की तीव्र भावनाओं को महसूस कर पा रहा हो। एक सीरीज इंस्पेक्शंस और डिविनेशन के बाद उसने तय किया कि ये दोनों आंखें किसी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को नहीं रखती, लेकिन इनमें एक भारी करप्टिव ताकत और एक अनजाने स्रोत से आई पावर थी। इसका इस्तेमाल कर्सेस के लिए मीडियम के रूप में किया जा सकता था और ये सीधे टारगेट पर असर डाल सकती थी। ये एक खास खतरनाक स्पिरिचुअल मटेरियल था जिसका एक्सपायरी डेट बहुत लंबा था। इससे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकता, वरना मैं दिमागी कमजोर हो सकता हूं, हर रात बुरा सपना देख सकता हूं और शारीरिक बदलाव से परेशान हो सकता हूं। क्लाइन ने आसानी से एक स्क्वायर मेटल बॉक्स कॉन्जोर किया और बोटिस की दोनों आंखों को उसमें रख दिया। उसने उसे पाक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बार आइटम टूटकर पाक हो गई तो कुछ बचा ही नहीं, ये बिल्कुल बर्बादी होती।
क्योंकि वर्म्स ऑफ स्टार में कोई मसला नहीं था और ये वो मटेरियल था जिससे क्लाइंट सबसे ज्यादा वाकिफ था। उसने जल्द ही अपना ध्यान काली जेब की तरफ किया। डिविनेशन के नतीजे ने उसे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये एक काबिले जिक्र इंटरस्पेशियल चीज थी। जेब सिर्फ एक आदमी की हथेली के बराबर थी, लेकिन हकीकत में इसका आकार मोरेट्टी फैमिली के टिंगन में किराए के लिए लिए गए 2 बेडरूम अपार्टमेंट जितना था। इतना बड़ा कि वहां अनेक चीजें समा सकती थी। ये बोतिस ने सीक्रेट सॉर्सरर की ताकत का इस्तेमाल करके बनाई थी। असल में ये जेब एक चीज नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार था। पहले स्पिरिट वर्ल्ड में एक इलाका स्पेस कंसीलमेंट का इस्तेमाल करके टेढ़ा मेढ़ा और अलग किया जाता है। फिर स्पिरिट वर्ल्ड और रियलिटी के ओवरलैप होने पर पैदा होने वाले गुसल का फायदा उठाया जाता है। बस सही कोऑर्डिनेट्स हों तो सीधे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उस छुपे हुए इलाके का दरवाजा खोलकर इस पॉकेट स्पेस में दाखिल हुआ जा सकता है। ये बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को बंद करने के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि एक दरवाजा स्पिरिट वर्ल्ड में है जबकि दूसरा रियल वर्ल्ड में। इस वजह से इंटरस्पेशियल पॉकेट के अंदर मौजूद कोई सील्ड आर्टिफैक्ट या मिस्टिकल आइटम इस्तेमाल करने वाले पर भी असर डालता है। ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि ये बुरे असर खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में हूं और स्पिरिट वर्ल्ड से नहीं जुड़ सकता। ऐसी जेब का कोई फायदा नहीं। और मुझे वक्त वक्त पर स्पेस कंसीलमेंट की ताकत को मजबूत करना होगा, वरना ये धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। ये सिर्फ अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड्स के लिए मुनासिब है या ऐसी संस्था के लिए जिसके पास अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड्स हों या रेलेवेंट सपोर्ट देने वाले सील्ड आर्टिफैक्ट्स हों। इंटरस्पेशियल पॉकेट नाम बिल्कुल बेकार है। मुझे नहीं पता कि बोतिस ने इस आइटम का नाम क्या रखा था। इसे ट्रैवलर्स बैग कह देते हैं। खतरे की हद तय करने के बाद क्लाइन ने एक नकली हाथ कॉन्जोर किया और उसे काली जेब में डाला। पिटा पैटा। हाथ जेब से बाहर आते ही मुट्ठी भर जेम्स गिरने लगे और नकली हाथ वापस खिंचकर लंबी धब्बेदार टेबल पर आ गया। क्रिस्टल क्लियर लाल, नीला, हरा, सफेद, काला और ट्रांसलूसेंट रंगों ने एक पल में उसकी आंखें भर दी। मुझे इसका अंदाजा होना चाहिए था। अप्रेंटिस पाथवे के रिलेटेड मटीरियल्स जेम्स हैं, हर तरह के जेम्स। क्लाइन के चेहरे का एक्सप्रेशन जोश से भर गया, जबकि उसने मुस्कुराहट से आह भरी। उसने दूसरे हाथ से कुछ जेम्स उठाकर उनका वजन और टेक्सचर महसूस किया। इनके अलावा ट्रैवलर्स बैग में स्पिरिचुअल मटेरियल्स की भी खासी तादाद थी। कुछ आम इस्तेमाल के थे, जबकि कुछ निस्बतन कम देखे जाने वाले थे। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, सीक्रेट सॉर्सरर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, 9 वर्म्स ऑफ स्टार, बोतिस की आंखें, ट्रैवलर्स बैग और बड़े मिकदार में जेम्स और मटीरियल्स। ये ऑपरेशन खास कामयाब रहा, सबके बांटने के लिए। अफसोस कि बोतिस के पास बियॉन्डर पावर्स और कुछ हालातों को रिकॉर्ड करने की सलाहियत थी। उसे ज्यादा सील्ड आर्टिफैक्ट्स और मिस्टिकल आइटम्स अपने साथ रखने की जरूरत नहीं थी। इससे अनेक बुरे असर पैदा होते। एक डेमीगॉड होने के नाते उसके पास कुछ अच्छे सील्ड आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में कहीं छुपे हैं या ऑरोरा ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स पर हैं। दुख की बात है कि बोतिस की आत्मा भी अभी अभी टूट चुकी है, जिससे मैं स्पिरिट चैनलिंग नहीं कर पाया। क्लाइन ने सिर हिला दिया और तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। उसने एक छुपी हुई जगह ढूंढी, लैंटर्न रखकर एक बेस्टोमेंट रिचुअल सेट किया। वो देखना चाहता था कि क्या वो 061 यानी बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स ले जा सकता है। अगर हां, तो वो पूरे सिटी ऑफ सिल्वर को खिलौनों में बदलकर सील्ड आर्टिफैक्ट की पहली लेवल पर रख सकता था। वो उसे सैक्रिफिशियल और बेस्टोमेंट रिचुअल्स के जरिए बाहर की दुनिया में भेज सकता था। इस तरह वो जायंट किंग्स कोर्ट और डार्क एंजल ससरीर से बचकर मिरेकल इन्वोकर रिचुअल को चतुराई से पूरा कर सकता था। एक सीरीज काम करने के बाद क्लाइन ने तैयारी पूरी कर ली और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसने अपने असली जिस्म से पहले एक और खुद को बाहर निकाला, जबकि उसका असली जिस्म हिस्ट्री के धुएं के सर्किट में कूदकर फर्स्ट एपॉक से पहले के वक्त के वॉइड में छुप गया। उसे चिंता थी कि कहीं बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस सैक्रिफिशियल और बेस्टोमेंट दौर से गुजरते ही अचानक मौत न दे दे। गहरी ग्रे वाइट धुएं के रोशनी के टुकड़ों में क्लाइन ने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर वापस आकर अपनी प्रार्थना का जवाब दिया। रहस्यमयी कुर्बानी और देन देने वाले पुराने दरवाजे के बनने के बाद उसने उसे धीरे से खोला। उसने हाथ हिलाया और तारों की टहनियों से ढकी हुई बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को समन किया और उसे इल्यूजरी दरवाजे के पीछे के गैप में फेंक दिया, दरवाजे के पीछे के असीम अंधकार की तरफ। इस मोमेंट वॉइड का अंधकार अचानक जस्मी हो गया, जैसे उसने एक नजर न आने वाली दीवार बनाकर अभी खुले हुए दरवाजे को रोक दिया। वो हवा में तैर रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
क्लाइन ने भौं चढ़ाकर ये सीन देखा और उसने सेफिरा कासल की ताकतों को हिलाकर एंजल लेवल की ताकत से उसे आगे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को रोकने वाली दीवार को तोड़ने में नाकाम रहा। बिल्कुल, फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स बंद है। बस इतना है कि मैं सेफिरा कासल से करीबन जुड़ा हूं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करके जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाकर मान लिया। उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को वापस ले लिया और उसे कचरी के ढेर पर फेंक दिया। फिर उसने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो कॉन्जोर किया और नकली शख्स को बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तफसीली जानकारी मैडम हर्मिट और मिस जस्टिस तक पहुंचा दी। ये उन्हें याद दिलाने के लिए था कि वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को 24 आवर्स के अंदर रियल वर्ल्ड में वापस ले आएं और द मैजिशियन फोर्स को छोड़ दें। ऐसा करते हुए क्लाइन ने मिस जस्टिस को बता दिया था कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की बेस्टोमेंट से पहले कुछ टॉप ग्रेड आइसक्रीम स्नेक ऑफ फेट्स ब्लेस्ड को कुर्बान करें और फिर प्रार्थना करें, जबकि द हर्मिट कैटलिया को बाहर से कोई दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे ब्रीफ लक हासिल था, लेकिन उसे सब कुछ ही मिनटों में पूरा करना था और फिर बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को ग्रे फॉग के ऊपर दोबारा कुर्बान करना था। बैकलैंड, ईस्ट बरो और ब्रिज इलाके की सीमा पर एक अपार्टमेंट जो सालों से खराब हालत में था। लेनर्ड, जिसने लाले दस्ताने और काला कोट पहने हुए था, अपनी टीम के सदस्यों को लेकर सीन की जांच कर रहा था। चर्च ऑफ एवर नाइट के रिजर्व फोर्स होने के नाते वो रात के करीब 10 बजे बिल्कुल चुस्त दुम थे। कैप्टन, यहां दीवारों पर गहरी क्रैक है, कुछ दीवारें टूट गई हैं। अगले गर्मियों की आंधियों के मौसम के बाद ये अपार्टमेंट नहीं टिकेगा। वाइन रेड बालों वाली सिंडी आई और लेनर्ड को रिपोर्ट किया। लेनर्ड ने अपनी हरी आंखों से आसपास देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। खैर है, ये जगह पहले से ही खतरनाक थी और लंबे समय से सूनी पड़ी है, लेकिन अजीब बात यह है कि यहां भिखारी भी नहीं रहते। सिंडी ने सोचकर कहा, कैप्टन, आपका मतलब है कि यहां बियॉन्डर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो चुपके से यहां सोने वाले भिखारियों को भगा देते हैं। एक और रेड ग्लव, बॉब, जो दीवार के नीचे की तरफ जांच कर रहा था, बेतकल्लुफ जोड़ दिया। और फिर उनके बीच लड़ाई हुई जो लड़ाई में बदल गई, कुछ जला दिया गया। उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेनर्ड ने काबिलाना जवाब दिया। लेकिन क्या तुमने गौर किया, इस कमरे की हर जगह करोजन के निशान हैं और वहां टेबल्स और चेयर्स के बचे हुए हिस्से नहीं हैं जो होने चाहिए। ये बिल्कुल खाली लगता है। ये ऐसा नहीं लगता जो कोई लो या मिड सीक्वेंस बियॉन्डर बना सके। मुझे शक है कि इसमें ज्यादा ऊंचाई की ताकत शामिल हो सकती है। एक सीरीज इंस्पेक्शंस और अनेक अबनॉर्मैलिटीज ढूंढने के बाद लेनर्ड के नीचे के रेड ग्लव्स टीम को और कोई क्लू नहीं मिला। उन्हें पहले सेंट सैमुअल कैथीड्रल वापस जाना पड़ा। जब वे अंडरग्राउंड पहुंचे, एक बिशप लेनर्ड को ढूंढते हुए आया। उसे 2 सदस्य लेकर ऊपर मीटिंग के लिए आने को कहा। लेनर्ड ने सोच समझकर सिर हिला दिया। कुछ पूछे बिना वो बॉब और सिंडी को लेकर एक छुपे रास्ते से सेंट सैमुअल कैथीड्रल में गए। इसके बाद वे स्पाइरल स्टेयरकेस से गुजरे और लाल चांदनी की रोशनी में एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां अनेक लोग थे। वहां एक ब्लैक बोर्ड भी था। सिर्फ एक नजर में लेनर्ड ने पहचान लिया कि वहां कई ऐसे लोग थे जिनसे उसने पहले काम किया था। वो मैंडेटेड पनिशर्स, मशीन हाइव माइंड और MI9 से थे। फिर उसने 3 डेमीगॉड्स, होरामिक हेडन, रैंडल वैलेंटिनस और एंथनी स्टीवेंसन, और एक काले बालों सोने की आंखों वाले आदमी को जो उन्हीं के लेवल का था, देखा। लेनर्ड के सलाम करने का इंतजार किए बिना सेंट एंथनी लाल पैटर्न वाली काली रोब में खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले। बैकलैंड के इलाके में एक हाई लेवल लड़ाई हुई थी। वहां एक डरावना पॉल्यूशन मौजूद था और एक टैरो कार्ड भी, द हर्मिट। मैंने देखा है कि तुमने टैरो कार्ड से जुड़ी बड़ी हादसात की जांच की है। तुमने एक रिलेटेड थियरी भी पेश की थी। अब यहां मौजूद सबको इसकी तफसील से वाकिफ कराएं। द हर्मिट कार्ड? लेनर्ड ने अपनी असली हैरानी जाहिर की, लेकिन यह ज्यादातर इसलिए था क्योंकि उसे ऐसा काम दिया गया था। उसने गला साफ किया, ब्लैक बोर्ड के पास गया और तीनों चर्चेज और मिलिट्री के डेमीगॉड्स और बियॉन्डर्स की तरफ मुड़कर अपने सीने पर एक लाल चांद बनाया। अपने अल्फाज तरतीब देने के बाद इस रेड ग्लव कैप्टन ने गंभीरता से कहा, पिछले 2-3 सालों में टैरो कार्ड से जुड़ा वो हादसा जो असल में हमारा ध्यान खींचा था, वो लैनेवस की मौत थी। वो एक ऐसी साजिश में फंसा था जो ट्रू क्रिएटर को उतारने की कोशिश कर रहा था और उसके जिस्म पर टैरो कार्ड्स बिखरे थे। इसके बाद टैरो कार्ड्स फिर से कैपिम केस पर नजर आए, लेकिन इस बार टैरो कार्ड्स की सजावट में बदलाव था। इसने जजमेंट और एम्परर पर जोर दिया। तब मैंने इन मामलों को बैकलैंड में अचानक से द फूल पर ईमान लाने वाली एक संस्था से जोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, द फूल टैरो कार्ड्स की शुरुआती कार्ड है। इस जुर्रतमंद अंदाजे ने कुछ डेमीगॉड्स और